जैसे ही अभय उसे पैसे देता है तो वो उसे पता बता देता है। ये देख के श्रुति तो मुंह बना लेती है इस बात पे कि ये गलत है, लेकिन अभय उसे किसी तरह समझा बुझा के उसे उस दुकानदार के पास ले जाने लगता है। अभय श्रुति गली गली होके जा रहे होते हैं, लेकिन अभी तक उस दुकानदार का दुकान नहीं मिला था। कब से गली गली घूमते हुए श्रुति अभय पे बिफरते हुए कहती है, कहाँ है आपका वो दुकानदार? एक तो आपने उस लड़के को पूरे 500 रुपए दे दिए और अगर उसने गलत पता बताया होगा तो आप क्या करेंगे? दिख रहा है वो दुकान नहीं न, इसीलिए कहते हैं कि इतनी आसानी से किसी पे भरोसा मत किया करिए। लेकिन आप हैं कि तभी अभय जो चारों तरफ नजर दौड़ाए जा रहा था, श्रुति की बक बक सुन के वो उसे देखते हुए इरिटेट होके उक्त हुए कहता है, सीरियसली मिस सक्सेना, ये तुम मुझे कह रही हो कि मुझे ऐसे ही किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए? यही तुम खुद पे भी क्यों नहीं लागू करती हो? अभय की बात सुन के श्रुति भी उसे देखते हुए कहती है, आपका मतलब क्या है? तो अभय उसे घूरते हुए कहता है, मेरा मतलब साफ है कि जिस पे तुम्हें भरोसा नहीं करना चाहिए तुम उसी पे आंख मूंद के भरोसा करती हो। ये मत भूलो कि दुनिया तुम्हारे नजरिए के हिसाब से नहीं चलती है और ये दुनिया भूली नहीं है जैसा कि तुम सोचती हो। वो ये सब कह रहा था कि अभय की नज़र श्रुति के पीछे एक दुकान पे जाता है जिसका पता उस लड़के ने बताया था। ये देख के वो श्रुति का जवाब सुने बिना ही उसके हाथ को पकड़ता है और उस तरफ ले जाने लगता है। वहां पहुंच के वो वहां के दुकानदार से मिलता है जिसकी उम्र लगभग में अभय के उतनी ही थी। उसे देख के अभय कहता है, तुम पंकज हो? तो वो आदमी अपनी नजरें उठा के ऊपर देखता है, फिर हमें सर हिला के अपनी नजरें नीचे कर देता है जैसे उसे इन लोगों से कोई मतलब ही न हो या वो वहां पे है ही नहीं। ये देख के श्रुति कहती है, ओ भैया जी, यहाँ पे हम आपसे ही मिलने आए हैं और आप हैं कि ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे हम यहाँ पे हैं ही नहीं। तभी वो दुकानदार पंकज श्रुति के बात का जवाब देते हुए कहता है, ओ बहन जी, यहाँ पे अपने रिश्तेदार मत बनाइए। अगर इतना ही शौक है भैया बनाने का तो अपने साथ आए हुए इस आदमी को अपना भैया या जो भी रिश्तेदार बनाना है बनाइए, समझी आप? ये सुन के श्रुति का पारा चढ़ जाता है और वो तमतमती हुई उसके तरफ बढ़ते हुए कहती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? आपकी तो खैर नहीं। अब इतना कह के वो उसके कॉलर को पकड़ती कि अभय उसे उसके कमर से पकड़ के दूर करते हुए पंकज से कहता है, सॉरी, इसका दिमाग का स्क्रू थोड़ा खराब है, सॉरी। तो पंकज भी अब श्रुति के हरकत से गुस्से में आ गया था तो वो भी तमतमाते हुए कहता है, अगर इनका दिमाग खराब है तो ऐसे खुला क्यों छोड़ा हुआ है? किसी पागल खाने में बंद करवाइए इन्हें। ये सुन के श्रुति गुस्से से अभय की तरफ देख के पंकज की तरफ उंगली करते हुए कहती है, इस आदमी की इतनी हिम्मत कि इसने हमें पागल कहा और आप यहाँ हमें पकड़े क्या खड़े हैं? वैसे भी आपसे तो उम्मीद कुछ है नहीं, क्योंकि आपके नज़र में तो हम भी पागल हैं, तो आप इसे तो कुछ कहेंगे नहीं, छोड़िए हमें। फिर पंकज की तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें पागल कहने की? पागल होगे तुम, तुम्हारा पूरा खानदान समझे बात करने का तरीका नहीं है और हमें पागल कह रहा है, पागल कहीं का। ये सब कहते हुए वो अभय के बाहों से छूटने के लिए भी छटपटा रही थी और हाथ पैर तो ऐसे चला रही थी कि अभय अगर उसे छोड़ा तो आज पक्का ये पंकज का बच्चा गया। तभी पंकज भी ताव में कहता है, अरे अरे, पहले आप जाके अपना इलाज करवाए। मैडम, आप मुझे कह रही हैं कि मेरा दिमाग ठीक नहीं है और रही बात करने का तरीका तो वो आपके पास नहीं है, तो आप पहले खुद को देखिए कि आप कितनी सुधरी हुई हैं। फिर अभय की तरफ देख के कहता है, ओ भाई, इसे यहाँ से पहले ले जा और हाँ, इस लड़की का पहले आप इलाज करवा लो और आगे से ये लड़की मुझे यहाँ दिखानी नहीं चाहिए। ये सुन के श्रुति उसे तेज से कहती है, ओए तू जाके अपना इलाज करा, बात करने का तो तरीका है नहीं, पता नहीं दुकान कैसे चला रहा है। इन दोनों की बहस चालू थी और उधर अभय बेचारा श्रुति को पकड़े हुए था। अब इन दोनों के बहस से उसक सर दुखने लगा था। इस बहस से अभय की हालत देख के साफ साफ लग रहा था कि वो अब ये सब छोड़े और यहाँ से भाग जाए, क्योंकि वो अब इससे ज्यादा अगर श्रुति के साथ रहा था वो आज ही उसे पूरा पागल हो जाएगा। अगर वो खुद से नहीं हुआ तो उसे श्रुति पूरा पागल कर देगी। इधर दोनों लड़े जा रहे थे कि तभी अभय तेज से उनके बहस को रोकते हुए कहता है, बस करो तुम दोनों की वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया है। फिर वो श्रुति को एक तरफ खड़ा करके कहता है, अगर अब तुमने कुछ भी कहा या कुछ भी बोला तो कसम से मैं तुम्हें इधर ही किसी पहाड़ पे ले जाके धक्का दे दूंगा। कितना लड़ती हो तुम, पूरा सर दुखा दिया तुमने। इतना कह के वो अपने सर को हल्के हाथ से सहलाने लगता है। तभी पंकज कहता है,
अरे भाई बड़ा सही काम करेगा, तू पहले जा, ये करके आ तो तेरा काम मैं फ्री में करूंगा उनके बीच में। पंकज बोलता देख श्रुति एक कदम आगे बढ़कर उसे चुटकी बजा के उंगली दिखाते हुए कहती है, ओए। तभी अभय उनके बीच में आ जाता है और फिर से उस पे झल्लाते हुए कहता है, इनफ मिस सक्सेना, ये क्या हरकत है, तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो तो बंद करो अपनी ये बचकानी हरकतें। ये सुन के श्रुति शांत हो जाती है। श्रुति अभय से डांट सुन के सिर्फ उस पंकज को खा जाने वाली नजरों से घूरे जा रही थी। ये देख के पंकज अपना सर उसकी तरफ से घुमा लेता है। अभय पंकज के पास आके कहता है, सॉरी पंकज जी, बुरा मत मानिएगा, ये ऐसे ही है। तो पंकज एक नज़र श्रुति की तरफ देखता है जो अभी भी उसे ही घूरे जा रही थी। ये देख के वो उन दोनों के बीच में आ जाता है और कहता है, देखिए हम आपके पास बहुत उम्मीद से आए हैं। फिर वो पायल का फोन अपने पॉकेट में से निकाल के उसकी तरफ दिखाते हुए कहता है, प्लीज इस फोन को आप किसी तरह बना दीजिए और इसके सारे इंटरनल डाटा को रिट्रीव कर दीजिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये सुन के पंकज अभय की बातों को हवा में उड़ा देता है और कहता है कि उससे नहीं होगा। ये सुन के श्रुति को गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है क्योंकि अभय ने उसे बोलने से मना कर दिया था। इधर अभय उसे मानते हुए कहता है, प्लीज सर देखिए, अगर ये फ़ोन ठीक नहीं हुआ तो किसी को इंसाफ नहीं मिल पाएगा और इस फ़ोन का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। फिर काफ़ी मिन्नतें करने के बाद पंकज किसी तरह मान जाता है लेकिन वो पैसे दुगना मांगता है तो श्रुति की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं, जैसे उसका दिल किसी ने उससे मांग लिया हो। लेकिन वो तब भी कुछ नहीं बोलती है और बस पंकज को घूरे जा रही थी। तभी अभय बोलता है, ठीक है, आप बस इसे किसी तरह बनाए। ये सुन के पंकज कहता है, मैं पूरी गारंटी तो नहीं दूंगा कि फ़ोन ठीक हो जाएगा लेकिन कोशिश पूरी करूंगा और आपके काम भर ये फ़ोन बन जाए। लेकिन किसी तरह ये फ़ोन नहीं बन पाया तो मैं इसका डाटा रिट्रीव करके आपको दे दूंगा। तो अभय हाँ कहता है तो पंकज कहता है, आप 3 या 4 दिन में आ जाइएगा इस फ़ोन को लेने के लिए। तो अभय हाँ और आधे पैसे जमा करके उसे थैंक यू बोल के वहां से जाने लगता है। तभी उसे एहसास होता है कि श्रुति उसके साथ नहीं है तो वो पीछे देखता है तो श्रुति वहीं पे खड़ी होके अभी भी पंकज को बस घूर रही थी और पंकज उसे जैसे दोनों अभी यहीं पे कुंग-फू ही शुरू कर देंगे। ये देख के अभय झट से श्रुति के पास आता है और उसे खींचता हुआ वहां से लेके चला जाता है। दोनों अब कार में बैठे थे और अभय कार को ड्राइव कर रहा था और श्रुति शांत सी बैठी सामने देख रही थी। श्रुति को इतना शांत बैठा देख अभय कहता है, क्या हुआ मिस सक्सेना, तुम अब कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। तो श्रुति बस उसे एक नज़र देखती है फिर सामने देखने लगती है। ये देख के अभय भी शांत हो जाता है तो श्रुति कहती है, आप हमें हमारे चैम्बर के पास छोड़ दीजिए। तो अभय बस हमें सर हिलाता है और कार को उसके चैम्बर की तरफ ले लेता है। अभय श्रुति को ऐसे शांत देख के फिर से पूछता है कि उसे क्या हुआ लेकिन श्रुति थी कि वो कुछ बोल ही नहीं रही थी। तभी अभय कार को श्रुति के चैम्बर के सामने रोकता है। उसी वक्त अभय की नज़र सामने गोलगप्पे के ठेले पे जाता है जिसे देख के उसके चेहरे पे चमक आ जाती है और वो कहता है, अगर किसी को गोलगप्पे खाने हैं तो वो चले और चैलेंज करता हूँ कि वो इस बार मुझे हरा नहीं पाएगा। ये सुन के श्रुति गुस्से से उसे देखती है फिर कार से उतर के सामने गोलगप्पे के ठेले की तरफ जाने लगती है। ये देख के अभय भी मुस्कुरा देता है और कहता है, ये भी ठीक है, गुस्सा रहना है लेकिन खाना नहीं छूटना चाहिए। इतना कह के वो भी उसके पीछे जाता है और दोनों गोलगप्पे खाने लगते हैं एक दूसरे को छेड़ते हुए। आखिरकार अभय का पेट भर जाता है तो वो गिव अप कर देता है। ये देख के श्रुति खुद को शाबाशी देते हुए कहती है, देखा हमसे नहीं जीत पाए आप। इतना कह के वो किसी छोटे बच्चों की तरह खुश होने लगती है जैसे उसने कोई मेडल जीत लिया हो। ये देख के अभय भी खुश हो जाता है और कहता है, इसे खुश करना कितना आसान है, मतलब अब ये सब भूल गई वाह। इतना कह के वो अपना वॉलेट निकलता है और गोलगप्पे वाले को उसके पैसे देता है फिर वापस उस पर्स को रख लेता है। फिर श्रुति की तरफ मुड़ के उसे देखते हुए कहता है, सो मिस सक्सेना मैं चलता हूँ, ठीक है, किसी चीज की जरूरत होगी तो कॉल कर देना, ओके। तो श्रुति हाँ में सर हिलाती है और अभय जाने लगता है। तभी श्रुति उसे पीछे से रोकते हुए कहती है, सुनिए। तो अभय रुक के श्रुति की तरफ देखता है तो श्रुति कहती है, घर पहुंच के कॉल या मैसेज कर दीजिएगा। ये सुन के अभय के चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ जाती है और वो उसी तरह मुस्कुराते हुए सर को हाँ में हिलाता है फिर वहां से जाने लगता है
और इधर श्रुति मुस्कुराते हुए अभय को जाते देख रही थी। उसी वक्त श्रुति के चैम्बर के खिड़की से आशीष उसे ऐसे उस अभय के साथ गोलगप्पे खाते और मस्ती करते कब से देख रहा था, और ये सब देख के उसके चेहरे के भाव साफ साफ बता रहे थे कि वो बिल्कुल खुश नहीं था। वो खुद से कहता है, तेरी वजह से आज मेरे दोस्त ने मुझ पे भरोसा नहीं किया। तू सूरज को बेवकूफ बना सकती है, मुझे नहीं। आज तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। मुस्कुरा ले जितना मुस्कुराना है, क्योंकि आज ये मुस्कुराहट तेरी आखिरी मुस्कुराहट होगी। इधर नीचे अभय के जाने के बाद श्रुति भी अपने चैम्बर की तरफ जाने के लिए होती है कि उसके पैर के नीचे कुछ दबाता है। ये देख के वो नीचे देखती है तो पर्स गिरा होता है, तो वो तुरंत उसे उठा लेती है और उसे देख के समझ जाती है कि ये पर्स अभय का है, जो शायद उनसे रखने के चक्कर में नीचे गिर गया होगा। ये देख के वो उस पर्स को चारों तरफ से देखते हुए अभय को कॉल करते हुए अपने चैम्बर की तरफ जाने लगती है। इधर अभय जो कुछ दूर निकल आया था, अचानक से श्रुति का कॉल देख के वो कार को ड्राइव करते हुए फोन को उठाते हुए कहता है, क्या हुआ मिस सक्सेना, सब ठीक तो है न? तो श्रुति अपने चैम्बर का लॉक खोल के अंदर आते हुए कहती है, हाँ सर सब ठीक है। तो अभय कहता है, तो तुमने कॉल क्यों किया? अभी तो मैंने तुम्हें छोड़ा है। तो श्रुति फोन को अपने कान और कंधे के बीच में दबाते हुए लाइट्स को ऑन करती है और चाबी को एक तरफ रखते हुए कहती है, अरे सर आपका वॉलेट नीचे गिर गया था तो वो हमारे पास है। वो इतना कहती कि उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है, तो वो घबरा के पीछे देखती है तो उसके पीछे कोई नहीं होता है। ये देख के वो एक लंबी सांस लेती है, फिर आगे कहती है, अगर आप ज्यादा दूर नहीं गए हैं तो हमसे ले लीजिए आके, वरना हम आपको कल दे देंगे। तो अभय अपने कार को ड्राइव करते हुए ही पॉकेट को चेक करके कहता है, अरे हाँ चलो कोई नहीं, तुम मुझे कल आराम से दे देना। वो इतना कहता है कि उधर से श्रुति के चीखने की आवाज सुनाई देती है। ये सुनते ही वो अपने कार पे ब्रेक लगता है और घबरा के पूछने लगता है, क्या हुआ मिस सक्सेना, तुम चिल्लाई यो, तुम ठीक तो हो न? लेकिन उधर से कोई आवाज ही नहीं आ रही थी। जब उधर से कोई आवाज नहीं आ रही थी तो अभय तुरंत वापस अपने कार को यू टर्न लेता है और श्रुति के चैम्बर की तरफ निकल जाता है। इधर श्रुति अभय की बात सुन रही थी कि तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है। तो वो जैसे ही पीछे मुड़ती है तो आशीष उस पे हमला कर देता है, लेकिन श्रुति काफी फुर्ती से एक तरफ हो जाती है, लेकिन चाकू के धार से उसके बाह पे लग जाता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से चीख निकल जाती है और फोन नीचे गिर जाता है। इधर आशीष श्रुति पे वार किए जा रहा था, लेकिन श्रुति उस वार से खुद को किसी तरह बचा रही थी, क्योंकि ये इतने अचानक से हुआ था कि वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। तभी आशीष उसके ऊपर वार कर देता है, लेकिन श्रुति सही टाइम पे उसके हाथ को अपने हाथ से पकड़ लेती है, लेकिन आशीष उस पे हावी हो रहा था और श्रुति पीछे भी होते जा रही थी। तभी वो मेज से टकरा जाती है, जिसकी वजह से वो मे की तरह पीछे झुकने लगती है और आशीष उसके ऊपर वार करने लगता है। ये देख के श्रुति आशीष के हाथ को अपने हाथ से उसके हाथ को पकड़ के एक बार और रोक लेती है और उसी तरह पूछती है कि तुम कौन हो और हमें क्यों मरना चाहते हो? क्योंकि श्रुति आशीष का चेहरा नहीं देख पाती है, क्योंकि आशीष ने नकाब पहने हुए था। तो आशीष उसी तरह उस पे वार करते हुए कहता है, क्योंकि अगर तुम जिंदा रही तो बहुत सी चीजें बेकार हो जाएगी और मैं वो नहीं चाहता, इसलिए तुम्हारा मरना जरूरी है और तुम्हें मारना होगा। तभी श्रुति किसी तरह उसके नकाब को उसके चेहरे पे से हटाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन आशीष उस पे हावी हो रहा था। ये देखते हुए वो तुरंत अपने घुटने से उसके पेट पे मार देती है, जिसकी वजह से आशीष जमीन पे गिर जाता है और उसके हाथ से चाकू दूर कहीं गिर जाती है। इधर श्रुति खुद को उस मेज पे से हट के एक तरफ आती है और गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। तभी आशीष मौका पाके उसके पास आता है और उसके गले को पकड़ के सीधे दीवार से लगा के उसके गले को अपने दोनों हाथ से कस के दबाने लगता है और श्रुति तड़पती हुई सी उसके हाथ को अपने गले पे से हटाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन आशीष था कि उसे छोड़ ही नहीं रहा था। अब श्रुति की भी हिम्मत जवाब देने लगी थी और अब ज्यादा देर तक गला दबने की वजह से उसकी सांसें भी आना बंद हो गई थी, घुटन होने लगा था और उसके हाथ भी अब ढीले हो गए थे। तभी पीछे से अभय आता है और आशीष को श्रुति से दूर कर देता है, जिसकी वजह से वो खुद को संभाल नहीं पाता है और वापस जमीन पे गिर जाता है और श्रुति दीवार के सहारे ही नीचे गिर जाती है। ये देख के अभय श्रुति के पास घुटने के बल बैठ के उसके चेहरे को थपथपाने लगता है, लेकिन श्रुति
कि आंखें अब बंद हो चुकी थी और उसकी सांसें एकदम धीरे धीरे चल रही थी। ये देख के उसे काफी गुस्सा आने लगता है। तभी वो पीछे मुड़ के आशीष को पकड़ने के लिए होता है कि आशीष किसी तरह अभय से बच के वहां से भाग जाता है। ये देख के अभय अपने सर को झटकता है, फिर श्रुति को अपनी बाहों में उठाता है, लेकिन तब तक वहां पुलिस भी आ जाती है। ये देख के अभय कहता है, सर आपको यहाँ पे जो भी इन्वेस्टिगेशन करना है करिए, मैं तब तक मिस सक्सेना को हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, ठीक है। ये सुन के पुलिस उसे जाने की इजाजत दे देते हैं और अभय श्रुति को अपने बाहों में उठाए हुए नीचे लाता है, फिर अपने कार के पीछे वाली सीट पे लेटा के तुरंत कार को हॉस्पिटल की तरफ ले लेता है। कुछ ही देर में अभय श्रुति को लेके घबराया हुआ सा हॉस्पिटल पहुंचता है और उसे इमरजेंसी रूम में लेटा देता है और किसी नर्स को कह के डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है। तभी डॉक्टर आते हैं और अभय को बाहर करके श्रुति का चेकअप करने लगते हैं। इधर अभय खुद से कहता है, अभी तक तो सब ठीक था, ये अचानक से श्रुति पे हमला कौन कर सकता है। फिर खुद ही अपने सवाल का जवाब देते हुए कहता है, कहीं आशीष तो नहीं। लेकिन फिर कहता है, आशीष है तो लेकिन क्यों करेगा वो, क्योंकि अभी तो उसे कुछ पता नहीं है, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं सीक्रेट तरीके से कर रहे हैं। और अगर आर्यन ने कुछ बताया भी होगा तो बस इतना ही बताया होगा कि श्रुति को तुम पे शक है, लेकिन सबूत नहीं। तो फिर किसने किया है ये सब। तभी पुलिस वहां आ जाती है तो अभय उन्हें देख के उनके पास आके उनसे सवाल करता है, आपको कुछ पता चला इंस्पेक्टर वहां पे। तो इंस्पेक्टर कहता है, नहीं सर, वहां पे कोई फिंगरप्रिंट के निशान भी नहीं है और ना ही सीसीटीवी फुटेज जिससे हम कुछ पता कर सके। अब मिस श्रुति होश में आए तो उनसे सवाल करते हैं कि कौन है, शायद उन्हें पता हो। ये सुन के अभय हाँ में सर हिलाता है और एक तरफ आके बैठ जाता है। तभी उसका फोन बजता है। फोन की आवाज सुन के वो फोन देखता है तो उसपे राघव का नाम शो कर रहा होता है। ये देख को वो फोन उठता है और दबी सी आवाज में कहता है, हेलो। तो उधर से राघव कुछ सूरज के बारे में पूछने के लिए होता है कि अभय की दबी सी आवाज सुन के वो उससे सवाल करता है, क्या हुआ मिस्टर मल्होत्रा, आज आप इतने मुरझाए से क्यों हैं, सब ठीक तो है न। तो अभय कहता है, श्रुति हॉस्पिटल में है, उसपे अभी अभी अटैक हुआ है, वो तो शुक्र था कि मैं वक्त पे पहुंच गया, नहीं तो। ये सुन के राघव जो चीयरफुल मूड में था अचानक से उसका सारा मूड बदल जाता है और वो घबराते हुए कहता है, कैस और क्यों, और अभी आप कहाँ हैं, मतलब पार्टनर किस हॉस्पिटल में है। ये सुन के अभय उसे सब बता देता है तो राघव तुरंत आने के लिए कह के वो नीचे जाने लगता है। उसे ऐसे घबरा के जाता देख राघवेंद्र जी उसे रोकते हुए कहते हैं, कहाँ जा रहे हैं आप राघव, और आप इतना घबराए क्यों हैं। तो राघव उन्हें जवाब देते हुए कहता है, पापा वो श्रुति पे किसी ने हमला कर दिया है और वो हॉस्पिटल में है। ये सुनते ही राघवेंद्र ही भी घबरा जाते हैं, लेकिन उधर से रिया जो राघवेंद्र जी के लिए चाय लेके आ रही थी, ये सुन के उसके मुंह से निकल जाता है, कैसे और कब, और अभी वो ठीक तो है न। तो राघव कहता है, डोंट वरी, वो हॉस्पिटल में है, मैं वही जा रहा हूँ, जैसा होगा मैं बताता हूँ आप सबको। तो रिया हाथ में पकड़ा ट्रे वहीं पे रख के राघव से कहती है, प्लीज भैया आप मुझे भी अपने साथ लेके चलिए। ये सुन के राघव उसे मना करने वाला होता है कि राघवेंद्र जी कहते हैं, राघव आप रिया को अपने साथ लेके जाइए। तो राघव हाँ में सर हिलाता है और दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। इधर अभय परेशान सा अभी भी यही सोच रहा होता है कि किसने श्रुति पे अटैक करवाया है, लेकिन वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा होता है। तभी डॉक्टर उसके पास आते हैं। ये देख के अभय तुरंत उठ जाता है और उनसे पूछता है कि वो कैसी हैं। तो डॉक्टर जवाब देते हैं, शी इज फाइन, बस अभी बेहोश है, कुछ ही देर में होश आ जाएगा। वो दम घुटने की वजह से बेहोश हो गई थी और बाह पे ज्यादा गहरी चोट नहीं आई है और आप उन्हें देख सकते हैं। इतना कह के डॉक्टर वहां से चले जाते हैं और अभय श्रुति के पास जाके वहीं पे रखे स्टूल पे बैठ जाता है और उसे देखने लगता है। उसके गले पे हाथों के निशान बन गए थे, बाह पे पट्टी बंधी हुई थी और एक हाथ में आईवी ड्रिप लगा हुआ था और उसकी आंखें बंद थी। तभी उसके कानों में राघव और रिया की आवाज सुनाई देती है तो वो पीछे देखता है तो राघव रिया खड़े होते हैं। राघव अभय को देख के उसके पास आता है और उससे पूछता है, कहाँ है श्रुति। तो अभय उसे इशारे से बताता है कि वो रही। तो राघव रिया की भी नजर श्रुति पे जाती है तो उसे देख राघव पूछता है,
किसने किया ये सब? तो अभय कहता है, मुझे नहीं पता, सब ठीक चल रहा था, मैं और श्रुति गोलगप्पे खाए, फिर मैं अपने रास्ते और वो अपने चैम्बर की तरफ। तभी श्रुति का कॉल आया है ये बताने के लिए कि मेरा वॉलेट उसके पास है और तब तक उस पे अटैक हो चुका होता है। ये सब सुन के राघव भी सोच में पड़ जाता है कि ऐसा कौन है जो श्रुति पे हमला करना चाह रहा है और उसे जान से मरना चाह रहा है। तभी रिया श्रुति को देखते हुए कहती है, कहीं सूरज तो नहीं? ये सुनते ही दोनों रिया की तरफ देखते हैं तो रिया उनके तरफ देख के कहती है, शायद सूरज को पता चल गया है कि उसके पीछे कोई उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है और वो किसी तरह दी तक पहुंच गए हो। तो राघव अपने सर को झिटकते हुए कहता है, नहीं, अगर उसे पता भी चलता तो मेरा नाम पता लगता या मिस्टर मल्होत्रा का, क्योंकि तुम्हारे केस पे श्रुति है ही नहीं, वो तो अभी पायल का केस देख रही है। तभी जैसे उसे श्रुति की बात याद आती है तो वो अभय की तरफ देखता है जो काफी गहरी सोच में था। ये देख के वो रिया को श्रुति का हाल चाल रखने के लिए कह के अभय को बाहर लाता है और पूछता है, आपने कहा था कि अगर हम उस आशीष को पकड़ेंगे तो रिया और पायल दोनों का केस सॉल्व हो जाएगा, कहीं सच में सूरज ने ही? तभी अभय कहता है, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि सूरज को तो अभी भनक तक नहीं लगी है कि रिया वापस आ गई है, ये कोई और है। ये सुन के दोनों सोचने लगते हैं। इधर अंदर श्रुति को अब होश आ रहा होता है। ये देख के वो तुरंत डॉक्टर को बुलाती है। उसकी आवाज सुन के अभय और राघव भी उसके पास आके खड़े हो जाते हैं और डॉक्टर श्रुति को चेक करने लगते हैं। तभी श्रुति अपनी आंखें खोल के कुछ बोलने के लिए होती है कि उसके गले से आवाज नहीं निकलता है। ये देख के वो और उसके साथ सब परेशान हो जाते हैं। तो डॉक्टर श्रुति के गले को देख के कहते हैं, डोंट वरी, वो ज्यादा तेज से गला दबने की वजह से इनके वोकल पे असर पड़ा है, जिसकी वजह से ये अभी बोल नहीं पा रही हैं। इन्हें आराम की जरूरत है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। फिर कुछ मेडिसिन लिख के पर्ची को राघव की तरफ करते हुए कहते हैं, ये दवा लेते आइए। तो राघव दवा लेने चला जाता है। रिया श्रुति को आराम से बेड से टेक लगा के बैठा देती है और उसके बगल में अभय आके बैठ जाता है। श्रुति अपनी हालत पे रो रही थी अंदर ही अंदर की वो कुछ बोल नहीं पा रही है। न बोल पाने की वजह से श्रुति के मुंह आड़े तिरछे बन रहे होते हैं, जो काफी मजेदार लग रहा था। और उसका ऐसा एक्सप्रेशन देख के अभय रिया को हंसी भी आ रही थी। तभी अभय उसे परेशान करते हुए कहता है, ये तो बड़ा सही हुआ है, जो लड़की बिना बोले एक पल नहीं रह सकती वो अब कैसे शांत रहेगी, और वाह, अब मेरी जिंदगी कुछ दिनों तक शांति से चलेगी। फिर अभय अफसोस जताने का नाटक करते हुए कहता है, डोंट वरी मिस सक्सेना, कुछ दिन में तुम नॉर्मल हो जाओगी। ये सुन के श्रुति समझ रही थी कि अभी उसे सिर्फ परेशान कर रहा है, लेकिन वो थी तो श्रुति तो वो उसे खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए बोलने की कोशिश करती है कि उसके मुंह से आवाज नहीं निकलता है, तो वो शांति से मुंह बना के बैठ जाती है। इधर रिया ये सब सुन के सोचने लगती है कि ये सब हो क्या रहा है। तो अभय उसे आंखों से इशारा करके एक तिरछी मुस्कान दे देता है। अभय का इशारा समझ के रिया भी श्रुति को थोड़ा सा परेशान करते हुए कहती है, वैसे मुझे तो श्रुति दी का बोलना पसंद है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आप दोनों की लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं, जिसकी वजह से आपको ही सुनना पड़ जाता होगा, जिसकी वजह से मुझे आपके लिए खुशी हो रही है, पर क्या करूँ, दीदी भी तो है। फिर श्रुति की तरफ देख के कहती है, दी, जब तक आप होना स्टार्ट नहीं कर देती तब तक मैं अभय भैया का साथ दे देती हूँ। ये भी तो काफी अच्छे इंसान हैं, इन्हें भी हमारी जरूरत पड़ जाती है। सॉरी। रिया की बात सुन के वो फिर से समझ जाती है कि रिया भी अभय के साथ मिल गई है, तो वो मन में कहती है, सॉरी की बच्ची अब उनका साथ दे रही है। इतना सोचते हुए वो उसे भी खा जाने वाली नजरों से देखने लगती है। तो अभय अब कहता है, अरे रिया, सॉरी किस बात के लिए, आज के दिन तो जितनी बुराई करनी है उतनी बुराई कर लो, क्योंकि ये कुछ बोल ही नहीं पाएगी, बस जब देखो तब चपर 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 करना होता है। अभय की इस बात को सुन के रिया अब मन में कहती है, ये अब ज्यादा हो गया है, शुक्र है कि दी अभी बोल नहीं रही है, वरना अभी इनका क्या होता इन्हें भी नहीं पता। इधर अभय आगे कहता है, अरे वाह, कितना अच्छा लग रहा है ये शांत माहौल, सच में मैं तो भूल ही गया था कि शांति होती क्या है। आज कितने समय बाद सुकून मिला है इस जिंदगी में। फिर श्रुति की तरफ देख के कहता है, देखो तुम ना बोलते हुए कितनी अच्छी लगती हो। मैं भी सोची कि एक लड़की इतनी बेकार लग कैसे सकती है।
सॉरी पर अब समझ आ गया, तुम बोलने की वजह से मुझे बेकार लगती हो। वैसे चलो बढ़िया है, कम से कम कुछ दिनों तक मेरा दिमाग खराब करने वाला कोई नहीं होगा और नई श्रुति मिलेगी। अभय की सारी बात सुन के रिया अपने मन में कहती है, इनका कहना है कि दी बहुत ज्यादा बोलती है, लेकिन अभी तो ये इतना बोले जा रहे हैं, मतलब दी के आगे इनकी बिल्कुल नहीं चलती। सही है, बोल लेने दो आज इन्हें, वरना क्या पता आगे बोलने के लायक भी ना बचे। इधर श्रुति अभय की सारी बात सुन के वो फिर से उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगती है और कुछ कहने को होती है कि अभय उसे रोकते हुए कहता है, देखो मिस सक्सेना, अब ज्यादा बोलने की कोशिश मत करो, वरना पता चला तुम पूरी जिंदगी ऐसे ही न रह जाना। ये सुनते ही श्रुति अपना मुंह फूला लेती है और अभय पे अपने मुक्कों की बरसात करने लगती है। तभी अभय इसके कलाई को पकड़ लेता है और उसके करीब आके उसके आंखों में झांकने लगता है, तो श्रुति भी शांत हो जाती है और उसे ही एकटक देखने लगती है। इस वक्त तो उसके दिल की धड़कन किसी बुलेट ट्रेन की तरह तेज हो गई थी। तभी उसके कानों में अभय का आवाज आता है, ज्यादा हिलो दुलो मत, वरना आईवी ड्रिप तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। ये सुन के श्रुति शांति से बैठ जाती है। इधर रिया ये सब देख रही होती है और बस मुस्कुरा रही होती है, और बाहर राघव भी खड़ा ये सब देख रहा होता है। उसे अभय का इतना श्रुति के करीब जाना खटक रहा था, जो थोड़ी देर पहले ही आया होता है। इधर श्रुति के शांति से बैठने पे अभय अब सीरियस होते हुए कहता है, मिस सक्सेना, मैं जो भी पूछूं तुम सिर्फ उसका गर्दन हिला के हाँ और ना में जवाब देना। तो श्रुति हाँ में गर्दन हिला देती है। तो अभय पूछता है, तुम जानती हो कि तुम्हारे पे किसने हमला किया था? तब तक राघव भी अंदर आ चुका था। ये सवाल सुन के श्रुति ना में सर को हिलाती है। तो अभय कहता है, वो कुछ कह रहा था तुमसे। तो श्रुति को याद आता है कि उस आदमी ने क्या कहा था, तो वो इशारे से पेन और पेपर मांगती है। तो रिया सामने से मेडिकल नोटपैड और पेन उठा के दे देती है। तो श्रुति उस पे लिखती है, हमें नहीं पता कि वो कौन था, क्योंकि उसने नकाब पहना हुआ था, लेकिन हम उसकी आवाज पहचान सकते हैं, क्योंकि वो हमसे कह रहा था कि अगर तुम जिंदा रही तो बहुत सी चीजें बेकार हो जाएगी, और मैं वो नहीं चाहता, इसलिए तुम्हारा मरना जरूरी है और तुम्हें मारना होगा। इतना लिख के वो अभय के तरफ उस पेपर को बढ़ा देती है। अभय उसके लिखे बात को पढ़ के खुद सोच में पड़ जाता है। राघव भी अभय के हाथ में श्रुति का लिखा हुआ पढ़ता है, तो वो भी सोचने लगता है कि ये है कौन। सुबह का वक्त, बनारस। सागर नाश्ता करके घर से बाहर आता है और खुद से कहता है, ये दी को क्या हो गया है? उन्होंने पूरे 3 दिन से घर पे कॉल नहीं किया, क्यों? वो ठीक तो है न? और माँ भी पूछे जा रही है कि उनकी लाडली बेटी का कॉल आया या नहीं। ये दी ठीक तो है न? ये सब सोचते हुए वो शावी को कॉल करता है। तो शावी उधर से फोन उठा के बोलती है, हाँ सागर बोलो, क्या हुआ? कुछ काम है? तो सागर कहता है, दी आपकी बात श्रुति दी से हुई है। तो शावी कहती है, सॉरी सागर, इधर बीच हम काफी बिजी हैं, जिसकी वजह से हम किसी से बात नहीं कर पाते हैं, और अभी भी हम बिजी हैं, तो हम तुमसे बाद में बात करते हैं। ये सुन के सागर फोन रख देता है और परेशान सा एक जगह बैठ के सोचने लगता है। फिर वो श्रुति को भी कॉल करता है, लेकिन वो फोन उठा नहीं रही होती है। ये देख वो कुछ सोचता है। फिर अभय के ऑफिस से अभय का नंबर ढूंढता है। अभय का नंबर मिलते ही वो सीधे उसे कॉल कर देता है। इधर अभय अपने किसी क्लाइंट से बात कर रहा होता है कि उसका फोन बजता है। ये तो वो फोन के स्क्रीन को देखता है, तो किसी अनजान नंबर से कॉल था। ये देख के वो उन लोगों से एक्सक्यूज मी बोल के फोन उठाते हुए बाहर की तरफ आके कहता है, हेलो कौन? तो दूसरी तरफ से आवाज आती है, हेलो मिस्टर मल्होत्रा, हम सागर सक्सेना बोल रहे हैं। तो अभय एक बार फोन को देखता है, फिर वापस कान से लगा के कहता है, कौन सागर? तो सागर कहता है, श्रुति सक्सेना के छोटे भाई। तो अभय हैरान होके कहता है, अच्छा तुम हाँ, बोलो क्या बात है, और तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? तो सागर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, आपका नंबर हमने आपके ऑफिस के वेबसाइट से जाके लिया है। आप वो सब छोड़िए सर, आप जानते हैं कि दी कहाँ है? वो 3 दिन से हम लोगों का फोन नहीं उठा रही है, न कर रही है। आप बता सकते हैं? तो अभय सोच में पड़ जाता है कि वो क्या बोले। तो सागर कहता है, आप चुप क्यों हो गए, कुछ बोलिए। तो अभय कहता है, मुझे कैसे पता होगा कि तुम्हारी बहन कहाँ है? तो सागर कहता है, प्लीज सर आप बता दीजिए, क्योंकि आपको पता है, और आप उल्लू उसे बनाइएगा जो आसानी से बन जाए। आपको भी पता है और मुझे भी कि दी कहाँ है, क्योंकि वो आपको बताए बिना कुछ नहीं करती है। तो प्लीज सर बताइए। ये सुन के अभय कहता है, ये क्या है?
तुम शायद भूल रहे हो कि मैं कौन हूँ और तुम मुझे धमकी दे रहे हो। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी दी कहाँ है। तो सागर कहता है, सॉरी सर, हम आपको धमकी नहीं दे रहे हैं, बस पूछ रहे हैं क्योंकि घर पे सब परेशान हो रहे हैं और वो वहाँ अकेली है, तो बस इस वजह से। चलिए कोई नहीं, हम राघव भैया से पूछ लेते हैं, उन्हें पक्का से पता होगा। सॉरी अगर आपको हमारी कोई बात बुरी लगी हो तो, एंड थैंक यू। इतना कह के सागर फोन रखने वाला होता है कि अभय उसे 1 मिनट कह के रोक लेता है और कुछ सोच के उसे सारी बात बता देता है। ये सब सुन के सागर कहता है, अब वो कैसे हैं? तो अभय उसे कहता है, वो अब ठीक है और अब तो बोलना भी स्टार्ट कर दिया है, लेकिन पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ है। ये सुन के सागर कहता है, अच्छा तो ये बात है, वो अपनी आवाज की वजह से नहीं बात कर रही थी। तो अभय भी हाँ कहता है, फिर आगे कहता है, तुम चिंता मत करो, अब वो ठीक है, अब वो बोलने भी लगी है। तो सागर कहता है, हमें उसकी कोई चिंता नहीं है, वो तो बस घर वाले परेशान हो रहे थे इसलिए। इतना कह के वो फोन को रख देता है। इधर अभय फोन को कटता देख खुद से कहता है, एक तरफ कहता है चिंता नहीं है और दूसरी तरफ परेशान भी हो रहा है। इतना कह के वो वापस अपने क्लाइंट के पास चला आता है। इधर सागर खुद से कहता है, बस ये लड़की खुद को मुसीबत में डालती रहेगी जिंदगी भर। अब जल्दी से हम अपने प्रैक्टिकल और एग्जाम्स खत्म करें, इस आखिरी सब्जेक्ट का फिर आ रहे हैं देहरादून। अब सीधे वहीं पे बात करते हैं दी से। अब हमें नहीं लगता कि दी वहाँ अकेले सेफ है, अब हमें उनके पास उनका भाई होना जरूरी है जो उसकी मदद कर सके। इतना कह के वो अपने कॉलेज की तरफ निकल जाता है। उसी दिन शाम का वक्त देहरादून। राघव खुशी से चहकते हुए अपने घर के अंदर आता है और राघवेंद्र जी रिया और दाई माँ को बुलाने लगता है। तभी उसकी नज़र सामने बैठे राघवेंद्र जी पे जाती है तो वो मुस्कुराते हुए उनके पास आके कुछ बोलता कि उसकी नज़र अपने पापा के सामने बैठी औरत पे जाती है, जिसे देख के उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं और उसके आंखों में गुस्सा नजर आने लगता है और वो वहां से गुस्से में जाने लगता है। तो वो औरत कहती है, राघव। तभी राघव पीछे मुड़ते हुए कहता है, मत नाम लीजिए आप मेरा अपने जुबान से। ये सुन के वो औरत राघव के सामने आके कहती है, मुझे माफ कर दे बेटे कि मैं तुम्हें छोड़ के गई, मुझे माफ कर दो। ये कोई और नहीं बल्कि राशि जी थी, राघव की माँ। ये सुन के राघव की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन तब भी वो खुद को संभालते हुए और सबके सामने सख्त बनते हुए उनसे कहता है, आई एम सॉरी मैम, क्या मैं आपको जानता हूँ? क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है मैं आपको नहीं जानता हूँ कि आप कौन हैं। अगर आप मेरे पापा से मिलने आए हैं या आपको जो भी काम है तो प्लीज आप उनसे मिलिए। मैं ऐसे किसी से नहीं मिल लेता क्योंकि मैं राघवेंद्र सिंह ठाकुर का बेटा हूँ, समझी आप? और एक बात, आपको यहाँ रुकना है, रुकिए जितने दिन तक आपका मन, क्योंकि मैं अपनी वजह से और लोगों के जज्बातों को ठेस नहीं पहुँचा सकता, जिसमें मेरे पापा मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और मुझे पता है कि मैंने आपसे बदतमीजी की तो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, तो आप बस मेरे फादर से मिलिए, रहना है रहिए, लेकिन आप मुझसे अपना रिश्ता जोड़ने की कोशिश भी मत करिएगा। इतना कह के वो उससे मुंह फेर लेता है। राघव को ऐसे मुंह फेरता देख राशि जी राघवेंद्र जी के पास आके कहती है, प्लीज रघु तुम राघव को समझाओ कि मैं उससे यहाँ पे मिलने आई हूँ और मिल के चली जाऊंगी, बस एक बार वो मुझसे अच्छे से बात कर ले प्लीज, वो मेरी बात सुन ही नहीं रहा है। ये सुनकर राघवेंद्र अपने जगह से खड़े होके राघव के पास आते हैं और कहते हैं, एक बार बात कर लीजिए बेटे, आखिरकार वो आपकी माँ है और ये सिर्फ आपसे मिलने आई है। तभी राघव अपने पापा को देखते हुए कहता है, माँ सीरियसली पापा तब कहाँ थी ये जब मुझे अकेला छोड़ के चली गई थी? कहाँ थी तब ये जब आपको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी? क्यों नहीं आई ये? और आज अचानक से इतने सालों बाद ये यहाँ आ गई अपनी ममता का ढोंग दिखाने। वो एक पल के लिए शांत होके फिर आगे कहता है, मेरे पास आप है पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए अब, और माँ भी जो मेरे पास ऑलरेडी मेरी माँ है जो वहाँ पे खड़ी है। इतना कह के वो दाई माँ की तरफ इशारा करता है तो सबको नजर दाई माँ की तरफ चला जाता है। तभी वो आगे कहता है, जो मुझे खुद से और मेरी सगी माँ से ज्यादा प्यार करती है तो मुझे नहीं जरूरत है इनके ममता की, और न आप कोशिश करिए मेरी माँ बनने की, क्योंकि बस पैदा कर देना एक माँ का फर्ज नहीं होता है, उसे पालना बड़ा करना भी होता है, जो मेरी दाई माँ ने बखूबी किया है। और उसी का लिहाज करते हुए मैं अभी तक आपसे इज्जत से बात कर रहा हूँ, नहीं तो आप अभी तक यहाँ पे दिखाती नहीं। फिर अपने पापा की तरफ देखते हुए हाथ जोड़ के रुंधे हुए गले से कहता है, सॉरी पापा, मेरा दिल आपकी तरह नहीं है। पापा आपका दिल बहुत बड़ा हो सकता है
कि आपने इन्हें माफ कर दिया है, लेकिन मैंने नहीं। और मेरी दुनिया में इनके लिए कोई जगह नहीं है, ये जाए और खुश रहे अपनी दुनिया में। इतना कह के वो वहां से रोते हुए बाहर निकल जाता है। राघव के जाने के बाद राघवेंद्र जी राशि के पास आके राघव के किए गए बर्ताव के लिए माफी मांगते हैं, तो राशि अपने आंख में आए आंसू को पोंछते हुए कहती है, नहीं रघु, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। राघव समझदार है और उसे पता है कि अच्छा बुरा क्या है, और तुमने अकेले राघव को बड़ा किया है, और वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है, वो अपनी जगह सही है, और तुम भी मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम दोनों के साथ इतना गलत किया। इतना कह के वो हाथ जोड़ लेती है और वहां से चली जाती है। उनके जाने के बाद 2-3 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन राघव घर नहीं आता है, तो सब उसे कॉल करने लगते हैं, लेकिन वो था कि अपना फोन ही नहीं उठा रहा था, जिसकी वजह से सब परेशान हो जाते हैं। इधर दूसरी तरफ श्रुति, जो कि अपना पढ़ाई कर रही थी, उसके फोन पे किसी का मैसेज आता है, तो वो मैसेज देख के कहती है, अच्छा तो ये पंकज ने फोन बना दिया है, फिर से उस कलमुहे का शक्ल देखना होगा। इतना कह के वो वहां जाने के लिए निकल रही होती है कि रिया का फोन आता है। रिया का कॉल देख के वो तुरंत फोन उठाते हुए एकदम दबी सी आवाज में कहती है, क्योंकि अभी तक उसका गला पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ था। क्या हुआ रिया, सब ठीक तो है न? तो रिया घबरा के कहती है, दी पता नहीं राघव भैया कहाँ चले गए हैं। ये सुन के श्रुति धीरे हंसते हुए कहती है, अरे वो कोई छोटा बच्चा नहीं है, वो आ जाएगा थोड़ी देर में। तो रिया कहती है, नहीं दी, आज घर पे हंगामा हो गया है। इतना कह के रिया उसे सब बताने लगती है, तो श्रुति ये सब सुन के हैरान हो जाती है और रिया को कह देती है कि वो राघव को ढूंढ के तुम्हें कॉल करती है। इतना कह के फोन रख देती है, फिर तुरंत अभय को कॉल करके कहती है, सर आप पंकज के यहाँ से जाके पायल का फोन ले लीजिए, हमें राघव को ढूंढने जाना है, वो पता नहीं कहाँ चला गया है। इतना कह के अभय की बात सुने बिना ही वो फोन रख देती है, फिर राघव को कॉल करते हुए ही टैक्सी लेती है और निकल जाती है राघव को ढूंढने के लिए, जहां जहां उसे लगता है कि वो जा सकता है। रिया के कॉल को रखने के बाद श्रुति राघव जहां जहां जा सकता है वो वहां वहां उसे ढूंढने लगती है। वो बारी बारी सानिया, दिव्या, अमित, रोहन को भी कॉल करके पूछती है कि वो राघव उनके साथ है, तो सब ना कर देते कि राघव उनके साथ नहीं है और न उन्हें पता है। वो सब पूछते कि क्या हुआ राघव को, लेकिन श्रुति कह देती है कि वो हमसे किसी बात को लेके नाराज हो गया है और फोन नहीं उठा रहा है, क्योंकि वो बेवजह उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। इधर राघव को ढूंढते ढूंढते श्रुति को 2 घंटे से ऊपर हो जाता है, लेकिन वो उसे मिल ही नहीं रहा था। फिर एक जगह खड़ी होके अपने हाथ में फोन को देखते हुए फिर से राघव के नंबर को डायल करती है, लेकिन फिर से उसे निराशा ही हाथ लगता है, क्योंकि राघव का फोन अब बंद आ रहा था। राघव के इस हरकत पे उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो अभी कहीं अपना गुस्सा भी नहीं निकाल सकती थी। वो पैदल ही चलने लगती है। पैदल चलते चलते वो कुछ टूरिस्ट एरिया पे पहुंचती है, जहां कुछ लोग बैठ के पहाड़ी का नजारा देखते हुए आपस बातें हैं, मस्ती और मजे ले रहे थे। वो बुझे हुए मन से उधर की तरफ बढ़ने लगती है, तभी उसकी नज़र कुछ दूर अकेले बैठे राघव पे जाती है, जो एकदम आगे की तरफ बैठ के अपने सामने खड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ को देखे जा रहा था। ये वही जगह है जहां राघव हमेशा आया करता है, जिसका पता किसी को नहीं है, और जहां शावी और राघव पहली बार मिले थे। ये देख के श्रुति को तो पहले गुस्सा आता है कि ये सबको परेशान करके यहाँ शांति से बैठा हुआ है। वो भनभनाते हुए उसके पास आती है और उसके पीठ पे उसे मार के उसके पास बैठते हुए कहती है, पागल, बेवकूफ कहीं के, दुष्ट इंसान, तुम यहाँ बैठे हुए हो, शर्म नहीं आती हमें इतना दौड़ने में? इतना तो हम कभी अपने बॉयफ्रेंड के लिए भी नहीं भागे होंगे जितना तुम्हारे लिए हमें भागना पड़ा है। और तुम्हारा फोन कहाँ है? हम कब से तुम्हें कॉल कर रहे हैं, वो कहे जा रही थी। और राघव इस अचानक के मुक्के से हड़बड़ा जाता है, और वो जब देखता है तो उसे श्रुति नजर आती है। श्रुति को यहाँ देख के हैरानी भरी नजर से उसको देखते हुए उसकी बातें सुन रहा था। श्रुति का जब गला दर्द करने लगता है तो उसे एहसास होता है कि उसने लगातार कितना बोल दिया है, और उसकी आवाज तो अभी अभी ठीक हुई है। ये ख्याल आते ही वो बोलना बंद करके राघव की तरफ देखने लगती है, जो उसे ही देख रहा होता है। उसे ऐसे देखता देख वो पहले अपने गले को साफ करती है, फिर धीरे से आराम से बोलती है, क्या हुआ राघव, तुम हमें ऐसे क्यों देख रहे हो? अब कुछ तो बोलो। तो राघव अपने नज़र को उसकी तरफ से हटा के सामने देखने लगता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता है।
श्रुति राघव के इस हरकत का बुरा नहीं मानती है क्योंकि उसे पता है कि राघव अभी खुद के मन को शांत कर रहा है। वो कुछ सोचते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, तुम कुछ मत कहो, हमारी तो सुनो। वैसे हम काफी थक गए हैं और हमें प्यास भी लग रहा है, तो हम अपने और तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए लाते हैं। और प्लीज, बड़ी मुश्किल से तुम्हें ढूंढा है और तुम कहीं जाना मत यहाँ से। इतना कह के वो वहाँ से उठती है और चली जाती है। श्रुति के जाने के बाद राघव वहीं पे बैठा होता है और सामने ही देख रहा होता है। तभी फोन की रिंग बजता है तो वो झुंझलाते हुए कहता है, मेरा तो फोन बंद है, फिर कैसे फोन बज सकता है। इतना कह के वो बगल में रखा फोन बिना देखे उठा के कान पे लगा लेता है। तो उधर से किसी लड़की की आवाज आती है, ओ मैडम कहाँ हैं आप? आपके भाई साहब का फोन आया था कि आप उनका फोन नहीं उठा रही है, कुछ हुआ है क्या? और तू ठीक तो है न? अब कुछ बोलोगी? मुंह में दही जमा के रखा है क्या? देख दिमाग न खराब कर। तभी उस लड़की के कानों में किसी लड़के की आवाज जाती है, जिसे सुन के वो शांत हो जाती है, जो राघव की थी। आप जब सामने वाले को बोलने का मौका देंगी तब न सामने वाला बोलेगा। और आप है कौन मोहतरमा? श्रुति के फोन पे किसी लड़के की आवाज सुन के शावी पहले अपने फोन के डिस्प्ले को देखती है, जिसमें श्रुति का ही नाम फ्लैश हो रहा था। फिर वो वापस फोन को कान पे लगा के कहती है, जी आप कौन? तो इधर से राघव कहता है, जी जिसे आपने फोन किया है वहीं बोल रहा हूँ। तो शावी कहती है, ओ मिस्टर देखिए, हमने अपनी दोस्त श्रुति को कॉल किया है, न कि आपको। और आप हैं कौन? और श्रुति का फोन आपके पास कर क्या रहा है? राघव उस लड़की यानी शावी की बात सुन के फोन को देखता है तो वो श्रुति का फोन था, जिसपे पीपल की चुड़ैल नाम फ्लैश हो रहा था। उस नाम को पढ़ के वो पहचान जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि शावी है, क्योंकि इस नाम को वो श्रुति के मुंह से बहुत बार सुना है। और वो समझ जाता है कि ये श्रुति का फोन है। फिर वापस से ये अपने कान पे लगा के कहता है, सॉरी, वो ये श्रुति का ही फोन है और श्रुति अभी कहीं गई हुई है, वो आती है तो तुमसे बात कर लेगी। ये सुन के उधर से शावी तेज आवाज में कहती है, अच्छा तो आप कौन हैं? उसकी तेज आवाज सुन के राघव एक बार के लिए फोन अपने कान से हटा लेता है, फिर वापस अपने कान पे लगा के कहता है, मैं उसका दोस्त हूँ। तो शावी फिर से उस पे बिफरते हुए कहती है, कौन फ्रेंड? कह तो ऐसे रहे हो कि हमें उसके दोस्तों के बारे में पता ही नहीं है। तुमने उसका फोन चोरी किया है न? सच बोलना। शावी की बकवास सुन के राघव झुंझलाते हुए कहता है, देखिए मैडम, हमने कहा न कि श्रुति आएगी तो आप बात कर लेना। और दूसरी बात, मैं कोई चोर नहीं हूँ, क्योंकि अगर चोर होता तो मुझे इस फोन के मालिक का नाम नहीं पता होता, समझी? ये सुन के शावी अपने माथे पे मारते हुए खुद से कहती है, ओ शावी तू भी न कुछ भी। फिर राघव से कहती है, ओके, तो बस आप अपना शुभ नाम बता दीजिए। तो राघव उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है, आई थिंक आपको श्रुति से बात करनी है न? तो वो आ जाती है तो उससे बात कर लीजिएगा। अपने इतने नम्रता से पूछे हुए सवाल का इतना बेकार सा जवाब पाके शावी पूरे टशन से कहती है, ओ हेलो, हमें भी तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझे? तुम खड़ूस कहीं का, पता नहीं हमने ऐसा क्या पूछ लिया कि इतना खड़ूस सा जवाब दिया। खड़ूस कहीं का, वो बोले जा रही थी। तभी इधर से राघव धीरे से कहता है, राघव अब मैं रखूं? इधर शावी जैसे ही राघव का नाम सुनती है, उसकी सारी बोलती अब बंद हो जाती है और वो एकदम शांत। फोन पे से अब किसी की आवाज न सुन के राघव फोन को देखता है। जब उसपे कॉलिंग दिख रहा होता है तो राघव कहता है, हेलो, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो न? तभी उसके कान में प्यारी सी और धीमी सी आवाज आती है, हाय राघव। इधर राघव अचानक से शावी के बदले आवाज को सुन के कंफ्यूज हो जाता है कि इसे क्या हुआ। तभी उसे फिर से शावी की प्यारी सी आवाज सुनाई देती है, कैसे हो तुम? तो राघव ये सुन के अजीब तरीके से कहता है, आई एम ऑल राइट। एंड श्रुति आती है तो मैं उसे बोल दूंगा। इतना कह के वो फोन को रखने वाला होता है कि उसे फोन के दूसरी तरफ से उसे शावी की हड़बड़ाने की आवाज सुनाई देता है, जो कह रही थी, वेट 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 वेट। फिर कुछ सोचते हुए कहती है, जब तक श्रुति नहीं आ जाती तब तक हम आपस में बात कर सकते हैं, इफ यू डोंट माइंड। इतना कह के वो राघव का जवाब का इंतजार करने लगती है तो राघव कुछ सोचते हुए कहता है, सॉरी, आई एम नॉट बीइंग ए रूड बिकॉज आई एम नॉट इन ए गुड मूड, सो आई थिंक इट्स नॉट ए ग्रेट टाइम टू टॉक विथ यू। राघव की बात सुन के शावी अचानक से कहती है, क्या कया हुआ तुम्हें? अगर तुम चाहो तो हमें बता सकते हो कि तुम्हारा मूड अच्छा क्यों नहीं है। तो राघव हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, हम शायद पहली बार बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम इतने क्लोज हैं कि मैं अपनी बातें तुमसे कहूं।
राघव की बात सुन के शावी कहती हैं, आई एग्री विथ यू एंड तुम ऐसा मत सोचना कि हम तुम्हारे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं। हम बस इसलिए पूछ रहे थे कि शायद हमसे बातें कहने पे तुम्हारा दिल हल्का हो जाए, क्योंकि तुमने तो सुना है न कि किसी स्ट्रेंजर को अपनी बात बता दी जाए, तो मतलब ये कि एचएम कभी कभी अपने पर्स बातें अपने सबसे करीब इंसान से भी नहीं कर पाते हैं। वो बातें हम एक किसी अनजान से इजीली कर सकते हैं और उससे मन भी हल्का हो जाता है। ये हमारा मानना है, शायद तुम्हारा मानना अलग होगा, सो हम तुम्हें फोर्स नहीं कर रहे हैं। तुम चाहो तो कह सकते हो अपने दिल की बात, क्योंकि आई एम ए गुड लिसनर। इतना कह के वो शांत हो जाती हैं और अपने नाखून को चबाते हुए राघव के जवाब का इंतजार करने लगती हैं। इधर राघव शावी की बात सुन के कुछ सोचते हुए कहता है, तुम ठीक कह रही हो, इवन मैं खुद इस बात में बिलीव करता हूँ कि कभी कभी जो बातें हम अपनों से भी नहीं कह पाते वो बातें हम किसी अनजान से कह सकते हैं। तो शावी तुरंत बोलती है, फिर बोलो। इतना कह के वो भी अपने फ्लैट के खिड़की के पास आके उसके चौखट पे बैठ जाती है और राघव के कहने का इंतजार करने लगती है। राघव बोलता है, वो एक्चुअली क्या है न कि बस फैमिली इशू है, मतलब ये कि मेरी मॉम जिन्होंने मुझे बचपन में ही छोड़ दिया था, मुझे और मेरे पापा को, वो आज वापस आती हैं और कहती हैं कि मैं तुमसे मिलने आई हूँ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें अब याद आया कि उनका बेटा भी है। इतने सालों बाद ये सच है कि मैं भी उन्हें बहुत मिस करता था हूँ, और आज जब वो सामने आई तो न जाने क्यों मुझे गुस्सा आया। आई थिंक वो गुस्सा भी नहीं था, न नफरत थी। आई एम न्यूट्रल एंड मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं कोई खिलौना हूँ क्या, कि जब उन्हें मेरी याद आई इन सालों बाद तो वो मुझे मिलने आ गई और अब मुझसे उम्मीद कर रही है कि मैं अनस अच्छे से बात करूँ। मुझसे नहीं होगा ये सब कहते कहते उसका गला रूंध गया था। वो रूंधे हुए गले से आगे कहता है, पता नहीं मैं क्या क्या बोले के रहा हूँ, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, सॉरी। शावी उसकी बात और उसके जज्बात को समझते हुए बहुत प्यार से उसे समझाते हुए कहती है, राघव तुम खिलौना नहीं हो, समझे, तुम एक इंसान हो और जिसके अंदर फीलिंग, इमोशंस जैसी चीजें हैं। उसी वजह से तुम आज भी अपनी मॉम को याद करते हो और उन्हीं इमोशंस की वजह से तुम आज उनसे न ही नफरत करते हो न प्यार। हम समझ रहे हैं तुम्हारी फीलिंग को कि तुम्हारी मॉम तुम्हें छोड़ के गई और अब इतने सालों बाद वापस आ गई, लेकिन हम ये कहेंगे कि अगर वो बदल के आई है तो तुम उन्हें थोड़ा सा समय दे दो। क्या पता वो सच में बदल गई हो और वो तुम्हारे लिए ही वापस आई हो। फिर कुछ पल रुक के आगे कहती है, लेकिन तुम्हें उसका दूसरा पहलू भी लेके चलना होगा, क्योंकि जरूरी तो नहीं है न कि जो इंसान छोड़ के गया है वो इतने सालों में बदल गया होगा और तुम्हें लगता है कि उनके रहने से तुम्हारी लाइफ और तुम्हारे पापा की लाइफ में कोई परेशानी आ रही है, तो हमें नहीं लगता कि उस इंसान को तुम्हें अपने लाइफ में रहने देना चाहिए। हमें पता है कि एक माँ बहुत खास होती है और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता है, लेकिन वो कहते हैं न जरूरी नहीं कि सभी माँ बाप अपने बच्चे को पालने में सक्सेस हो जाते हैं, कुछ फेल भी हो जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनमें से वो माँ बाप गलत हो। शायद कुछ की कोई मजबूरी होती होगी और कुछ। इतना कह के वो शांत हो जाती है। फिर आगे कहती है, तुम एक मैच्योर इंसान हो, तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि हम सिर्फ तुम्हें अपने ओपिनियन बता सकते हैं। करना क्या है ये तुम जानते हो, लेकिन हम कहेंगे तुम एक बार उनके बारे में जान के देखो। क्या पता वो आज सच में तुम्हारे लिए आई हो और तुमसे बेहद प्यार करती हो, लेकिन मुझे उन्हें माफ नहीं करना है। राघव ये बोलता है तो शावी उसकी बात को काटते हुए कहती है, हम कहाँ कह रहे हैं कि तुम उन्हें माफ करो, बस एक मौका दो, देखो क्या होता है। जो भी है वो आखिरकार है तो तुम्हारी मॉम ना। राघव उसकी सारी बात सुन के मुस्कुरा देता है और उसके चेहरे पे आई ये मुस्कान बता रही थी कि अब उसके दिल को राहत मिल गया हो। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, वैसे तुम काफी अच्छी बातें कर लेती हो और तुम इतना कुछ कैसे जानती हो। तो शावी कहती है, डोंट वरी, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हमने ऐसी बहुत सी चीजें देखी हैं जो हमें पता है कि दुनिया में कौन कैसा होता है। काफी एक्सपीरियंस है हमें। अच्छा तो मैं कैसा हूँ ये बताओ तुम। राघव ये कह के अपने जवाब का इंतजार करने लगता है तो शावी प्यार से कहती है, अब जब तुम मिलोगे तब बता देंगे कि हमें कैसा लगा, अभी नहीं। ये सुन के राघव उदास होने का नाटक करते हुए कहता है, ये चीटिंग है। तो शावी जवाब देते हुए कहती है, ये कोई चीटिंग नहीं है, बस इतना जान लो कि श्रुति के मुंह से हमने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है और बुराई भी, लेकिन हमारी थिंकिंग जो है तुमसे बात करके, वो अगर फ्यूचर में हम कभी मिलते हैं
तो हम जरूर बताएंगे तुम्हें। तभी उसकी नज़र फोन के स्क्रीन पे जाती है जहां लीगा से कॉल आ रहा होता है। ये देख के वो राघव जो कुछ कहने वाला होता है उसकी बात को काटते हुए कहती है, सॉरी राघव, वो घर से कॉल आ रहा है, हम बाद में बात करते हैं अगर मौका मिला तो। ये सुन के राघव भी हाँ कहता है, फिर उसे बाय बोल देता है और फोन रख देता है। राघव शावी से बात करने के बाद कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। उसके चेहरे को अब देख के लग रहा था कि अब उसके चेहरे पे राहत थी और वो सामने देख के हल्का सा मुस्कुरा देता है। तभी पीछे से श्रुति अपने दोनों हाथ में कोका कोला का 2 कैन लिए हुए उसको बुलाते हुए उसके पास आके चारों तरफ देखते हुए कहती है, राघव यहाँ पे हमारा फोन छूट गया था क्या? वो हमारे हाथ में ही था। इतना कह के वो कैन को नीचे जमीन पे रख के चारों तरफ देखने लगती है। श्रुति की ये हरकत देख के राघव उसके सामने उसका फोन करते हुए कहता है, ये लो तुम्हारा फोन, इस पे तुम्हारी दोस्त शावी का कॉल आया था। ये सुनते ही श्रुति तुरंत अपना फोन लेके शावी को कॉल करने लगती है। तभी उसकी नज़र राघव पे जाता है जो सामने देख के मन ही मन बस मुस्कुरा रहा होता है। राघव को ऐसे खुद में मुस्कुराता देख श्रुति फोन को वापस अपने बैग में रख के अपने बगल में रखा कोका कोला का कैन उठा के राघव की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, क्या बात है, तुम किस बात पे मुस्कुरा रहे हो? तो राघव उसकी तरफ देख के उस कैन को लेके खोलते हुए कहता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। क्यों मुस्कुरा नहीं सकता हूँ क्या मैं? ये सुनते ही श्रुति एक घूंट कोल्ड ड्रिंक का पीते हुए कहती है, ऐसा नहीं है, तुम खुश हो, हम ये जान के ही खुश हैं। फिर सामने देख के कोल्ड ड्रिंक का एक घूंट पी के आगे कहती है, तुम ठीक तो हो? नवोरिया ने बताया कि तभी राघव उसकी बात को काटते हुए कहता है, क्या पार्टनर तुम भी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। हाँ, थोड़ी देर के लिए परेशान हो गया था खुद के इमोशंस से, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तुम्हें इतना देर क्यों हो गया? कहाँ कोल्ड ड्रिंक लेने चली गई थी? इतना कह के वो भी कोल्ड ड्रिंक पीने लगता है। ये सुन ले श्रुति मुंह बनाते हुए कहती है, पूछो मत, पास वाली शॉप बंद थी तो हमें काफी आगे जाना पड़ा और वहां भीड़ किसी तरह 2 कैन कोल्ड ड्रिंक लेके आए। इतना कह के वो उसके सामने अपने कोल्ड ड्रिंक के कैन को उसके सामने कर देती है तो राघव भी अपने कैन को उसके कैन से चीयर्स करते हुए पीने लगते हैं। दोनों थोड़ी देर वहीं बैठ के आपस में इधर उधर की बातें करते हुए कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद श्रुति उठती है तो उसका फोन बजने लगता है। तो वो फोन के स्क्रीन पे देखती है तो उसपे अभय का नाम फ्लैश हो रहा होता है। अभय का नाम देखते ही वो झट से फोन उठाती है तो उधर से अभय कहता है, तुम अभी कहाँ हो और क्या कर रही हो? तो श्रुति भी राघव को देखती है जो उसे ही देख रहा होता है। वो उसे देखते हुए ही अचानक से कह देती है, कुछ नहीं, राघव के साथ कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। तो ये सुन के अभय उसपे गुस्सा करते हुए कहता है, मिस सक्सेना, आई थिंक आप भूल रही हैं कि आपका गला खराब है। तो तभी श्रुति कहती है, हमें पता है, एंड डोंट वरी, हमने ज्यादा चिल कोल्ड ड्रिंक नहीं पिया है। तो आप बताइए कि क्या बात है? तो अभय एक गहरी सांस लेके कहता है, तुम राघव के साथ आ जाओ, मेरे ऑफिस पायल का फोन बन गया है और पायल के फोन में जो है वो तुम्हें देखना चाहिए। ये सुन के श्रुति अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके पूछती है, इसका मतलब आपको कुछ मिला है? तो अभय कहता है, तुम पहले मेरे ऑफिस में आ जाओ। इतना कह के वो फोन को रख देता है। इधर श्रुति राघव को देख के कहती है, सो राघव सिंह ठाकुर, अगर अब आपका मूड ठीक है तो आप एक बार अपने घर पे कॉल कर दीजिए कि आप ठीक हैं, क्योंकि वो सब आपके लिए परेशान हो रहे हैं। फिर अभय सर के ऑफिस चलते हैं, उन्होंने बुलाया है हम दोनों को, तो चले। इतना कह के वो अपने हाथ को उसके सामने कर देती है। श्रुति का हाथ अपने सामने देख के वो भी अपना हाथ उसके हाथ पे रख देता है और श्रुति उसे ऊपर की तरफ खींच के अपनी उठाने लगती है, जिसकी वजह से वो लड़खड़ा जाती है। लेकिन वो गिरती की राघव उसे संभाल लेता है और वो उसके चेहरे में ही एक पल के लिए खो जाता है और उसकी धड़कनें तेज होने लगती हैं, जिसकी आवाज उसे बखूबी सुनाई दे रही होती है। अपनी तेज बड़ी धड़कनों पे काबू पाते हुए वो उसके चेहरे से अपनी नजर हटाता है, फिर उसे चलने के लिए कहता है। तो श्रुति आगे और राघव उसके पीछे चलने लगते हैं। कुछ ही देर में दोनों अभय के ऑफिस पहुंच जाते हैं। अभय के केबिन के अंदर आते ही श्रुति बोल पड़ती है, क्या बात है सर, आपको ऐसा क्या मिल गया जो आपने हम दोनों को रात के 8:30 बजे बुलाया है? श्रुति की आवाज सुन के अभय, जो एक हाथ की कोहनी को कुर्सी पे टिका के फिर अपने उंगलियों से अपने चीन को सहलाते हुए कुछ सोचे जा रहा था और राघव श्रुति का ही इंतजार कर रहा था, वो अपनी नजरें उठा के ऊपर देखता है
तो श्रुति उसके सामने खड़ी थी और राघव उसके पीछे। जब अभय उसी तरह बैठा होता है और कोई जवाब नहीं देता है तो श्रुति फिर से अपना सवाल दोहराती है, क्या पता चला है आपको सर, जो आप हमें इस वक्त यहाँ बुलाए हैं, सुबह तक का भी इंतजार नहीं किए हैं? श्रुति की बात सुन के अभय एक नज़र पहले श्रुति को देखता है, फिर राघव को देख के पायल के फोन को उनकी तरफ कर देता है। तो श्रुति भी अब सवाल किए बिना ही एक नज़र राघव पे डालती है, फिर अभय पे डालते हुए पायल का फोन उठती है तो राघव भी उसके नज़दीक आ जाता है और वो भी पायल के फोन में झांकने लगता है। श्रुति वहीं पे खड़ी होके ही पायल के फोन को देखने लगती है। वो सबसे पहले उसके गैलरी में जाती है तो वहाँ पे एक वीडियो होता है जिसे देख के वो उसे ओपन करती है तो उसमें पायल का MMS था। श्रुति उसे थोड़ा सा ही प्ले करती है जिसे देख के राघव अपनी आंखें बंद करते हुए मुंह फेर लेता है और श्रुति इस थोड़े से वीडियो को प्ले करके समझ जाती है कि आगे क्या होगा, जिसकी वजह से अब उसकी हिम्मत ही नहीं होती है आगे देखने की। तो वो फोन को वहीं पे बंद कर देती है। उसके आंखों में साफ साफ उस इंसान के लिए भरपूर गुस्सा दिखाई दे रहा था जिसने पायल के साथ ये सब किया, और जिस हाथ में वो फोन पकड़ी थी उस हाथ की पकड़ फोन पे कस जाती है। तभी राघव खुद को संभालते हुए कहता है, ऐसा कोई एक लड़की के साथ कैसे कर सकता है, उसकी भी तो माँ होगी, बहन होगी, फिर क्यों? इतना कह के वो अभय को देखने लगता है तो अभय अब अपनी जगह से खड़ा होके राघव के पास आके उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है, अगर लोग समझ जाए कि एक लड़की किसी और की भी बेटी, बहन या पत्नी होती है तो शायद हमारे देश में औरतों की हालत इतनी खराब नहीं होता। इतना कह के वो उसके कंधे को थपथपा देता है, फिर हाथ हटा के अपने मेज के सहारे खड़े होके हाथों की घड़ी बनाते हुए उन दोनों से कहता है, ये तो कुछ नहीं है, आशीष जिस पे हमें शक था उसने ही ये MMS बनाया है, क्योंकि उसने पायल को धमकी देते वक्त खुद कहा है ये सब, और उसने खुद यानी अभय ने पढ़ा है। तुम जाके देखो मैसेजेस को तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि पायल को आशीष ने कितने घटिया और गंदे गंदे धमकी दिए हैं। सारे सबूत और पायल के फोन से जो भी सबूत उसे मिलते हैं, अभय उसका एक फाइल बना के पेन ड्राइव में इकट्ठा करके श्रुति की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, अब तुम्हें पता है कि इसका क्या करना है। तो श्रुति उस पेन ड्राइव को अभय के हाथ से लेके वहां से जाने लगती है तो अभय कहता है, कोई भी काम करना तो जोश में होश खो के नहीं, तुम अभी जाओगी उसे पकड़ने के लिए तो तुम्हें वो कहीं नहीं मिलेगा, कल सुबह जाना पूरी प्लानिंग के साथ, और इस बार आशीष को तुमसे कोई नहीं बचा पाएगा। इतना सुनते ही श्रुति अभय का जवाब दिए बिना ही वहां से चली जाती है तो राघव भी अभय को एक्सक्यूज मी बोल के वहां से उसके पीछे चला जाता है। इधर श्रुति अभी तक कुछ नहीं बोली थी तो राघव उसे उसके हॉस्टल छोड़ता है। श्रुति जैसे ही कार के बाहर निकलने के लिए होती है कि राघव इसके कलाई को पकड़ता है, जिसकी वजह से वो उसकी तरफ देखती है तो राघव कहता है, देखना कल सब अच्छा होगा पार्टनर। ये सुन के श्रुति बस एक फीकी सी मुस्कान दे के नीचे उतर के हॉस्टल के अंदर चली जाती है और राघव उसके जाने के बाद वो भी अपने घर चला जाता है। राघव का घर। राघव अपने घर आता है तो देखता है कि राशि जी उनके घर में ही थी। उन्हें देखते ही उसे फिर से गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो खुद पे काबू पाके उन्हें इग्नोर करता हुआ अपने कमरे की तरफ चला जाता है। नीचे हॉल में बैठे राघवेंद्र जी, दाई माँ रिया, राशि सब उसे ऐसे जाता देख रहे थे तो रिया उठ के कहती है, बड़े पापा आप रुकिए, मैं भैया देख के आती हूँ, और उनके लिए कुछ खाने के लिए ले जाते हैं। ये सुन के राघवेंद्र जी बस सर को हाँ में हिला देते हैं। ये देख के रिया वहां से किचन की तरफ चली जाती है। इधर राशि जी ये सब देख के शर्मिंदा होते हुए राघवेंद्र जी से कहती हैं, रघु तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? मैं जानती हूँ कि मेरा सामान खो गया है और मैं इस शहर में सिर्फ तुम्हें जानती हूँ, इसलिए बस तुम्हें कॉल किया, लेकिन मैं इस घर में नहीं रह सकती क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से राघव और तुम्हें दिक्कत हो। मुझ पे अपने एहसान के तले मत दबाओ तुम। राशि की बात सुन के राघवेंद्र जी उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, इट्स ओके राशि, हम आप पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। रही बात राघव की तो वो गुस्सा है, तुम्हें पसंद नहीं करता है, लेकिन मैंने और उसकी दाई माँ ने हमेशा उसे अपने से बड़ों का इज्जत करना सिखाया है, तो वो कुछ भी नहीं बोलेगा। रही बात हमारी तो हमने ये सब इंसानियत के नाते किया है। जैसे ही तुम्हार पासपोर्ट वीजा मिल जाता है तुम यहाँ से चली जाना, तब तक तुम यहाँ आराम से रहो। राघवेंद्र जी के मुंह से ऐसी बात सुन के राशि की आंखें नम हो जाती हैं और वो राघवेंद्र जी के पास आके कहती है,
रघु, तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते हो और तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई जगह नहीं है अब। राघवेंद्र जी उसकी बात सुन के खामोश रहते हैं तो राशि फिर से कहती है, बोलो रघु, मेरी बातों का जवाब दो। तो राघवेंद्र जी अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं, जिसे देख के राशि जी भी खड़ी हो जाती है। तभी राघवेंद्र उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, प्यार तो हम आज भी तुमसे करते हैं और जिंदगी का हिस्सा भी तुम हो, लेकिन आज की राशि यानी तुम नहीं, जिसे हमने वर्षों पहले प्यार किया था, हम उससे प्यार करते हैं। हमारी जिंदगी में उस राशि की जगह है। तुम आई हमसे मिलने, राघव से मिलने, हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन तुम्हारे आने से हम दोनों की जिंदगी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम उस राशि के यादों के साथ अपनी इस दुनिया में खुश हैं। इतना कह के राघवेंद्र जी वहां से चले जाते हैं। राशि बस अपने नम आंखों से उसे जाता हुआ देख रही थी। तभी दाई माँ उनके पास आके कहती है, बहन जी जाइए, आप भी आराम कर लीजिए, काफी रात हो गया है, आपका कमरा वो सामने है। फिर कमरे की तरफ इशारा करके वो वहां से चली जाती है। राशि हॉल में अकेले खड़े होके बस सबको जाता देख रही होती है। इधर रिया एक प्लेट में राघव के लिए खाना लेके आती है। फिर दरवाजे को खोलती है तो उसे राघव कहीं नजर नहीं आता है। राघव को वहां न पाके वो खाने को टेबल पे रखती है। फिर उसे भैया भैया करके आवाज देने लगती है। राघव जो अपने मिनी लाइब्रेरी में कुछ काम कर रहा होता है, रिया की आवाज सुन के वो बाहर आता है तो रिया, जिसका पीठ राघव की तरफ था, वो अपने पीछे किसी की आहट पाके एक झटके में पीछे देखती है तो वहां पे राघव खड़ा होता है। फिर वो गहरी सांस लेके कहती है, क्या भैया, आपने तो हमारी जान ही निकाल दी, कहाँ चले गए थे आप और अभी अचानक से कहाँ से आ गए। रिया को इतना घबराया देख के राघव उसे प्यार से अपने पास लाके उसके गले में हाथ डालते हुए कहता है, कहीं नहीं गया था, मैं यहीं पे तो था, और तुम इतना घबराई हुई क्यों हो, कोई भूत वूत देख लिया है क्या। तो रिया उसके पीठ पे धीरे से मारते हुए कहती है, हाँ, आप किसी भूत से कम है क्या। ये सुनते ही दोनों हंस देते हैं। फिर वो राघव का हाथ पकड़ के उसे उसके कमरे में रखे सोफे के एक तरफ लाके बैठाते हुए बोलती है, चलिए भैया खाना खा लीजिए। तो राघव भी बैठ के खाने लगता है। खाना खाने के बाद रिया कहती है, भैया आप ठीक तो हैं न। तो राघव उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगता है, जैसे पूछ रहा हो उसे हुआ क्या है। ऑफ कोर्स वो ठीक है। तो रिया उसकी नजरों को पढ़ते हुए कहती है, आई मीन जो भी सुबह हुआ आपकी मॉम। ये शब्द सुनते ही राघव अपने जगह से गुस्से से खड़ा होके कहता है, वो मेरी मॉम नहीं है रिया, तुम ये बात समझ लो, उनसे मेरा रिश्ता जोड़ने की कोई कोशिश मत करना। राघव को ऐसे गुस्से में देख रिया एक पल के लिए घबरा जाती है और इधर राघव को भी एहसास होता है कि उसने रिया पे बेवजह ही गुस्सा किया। उसे क्या पता ये सब। वो फिर उसके पास आके प्यार से उसके सर को सहलाते हुए उसके बगल में बैठते हुए कहता है, सॉरी रिया कि मैं चिल्लाया तुम पे, लेकिन वो मेरी मॉम नहीं है, वो औरत है जिन्होंने हमें बहुत पहले ही छोड़ दिया है और मेरे दिल में ना ही उनके लिए प्यार है और न नफरत, क्योंकि मुझे उनसे कोई मतलब नहीं रखना है, समझ गई। तो रिया बस सर को हाँ में हिला देती है। फिर दोनों आपस में इधर उधर की बातें करने लगते हैं। इन दोनों के बीच की हुई सारी बात राशि जी सुन लेती है, जो राघव से बात करने के लिए उसके कमरे तक आई होती है। राघव के मुंह से ये सब सुन के वो दरवाजे पे से ही लौट जाती है। रिया के कॉल को रखने के बाद श्रुति राघव जहां जहां जा सकता है वो वहां वहां उसे ढूंढने लगती है। वो बारी बारी सानिया, दिव्या, अमित, रोहन को भी कॉल करके पूछती है कि वो राघव उनके साथ है, तो सब ना कर देते कि राघव उनके साथ नहीं है और न उन्हें पता है। वो सब पूछते कि क्या हुआ राघव को, लेकिन श्रुति कह देती है कि वो हमसे किसी बात को लेके नाराज हो गया है और फोन नहीं उठा रहा है, क्योंकि वो बेवजह उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। इधर राघव को ढूंढते ढूंढते श्रुति को 2 घंटे से ऊपर हो जाता है, लेकिन वो उसे मिल ही नहीं रहा था। फिर एक जगह खड़ी होके अपने हाथ में फोन को देखते हुए फिर से राघव के नंबर को डायल करती है, लेकिन फिर से उसे निराशा ही हाथ लगता है, क्योंकि राघव का फोन अब बंद आ रहा था। राघव के इस हरकत पे उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो अभी कहीं अपना गुस्सा भी नहीं निकाल सकती थी। वो पैदल ही चलने लगती है। पैदल चलते चलते वो कुछ टूरिस्ट एरिया पे पहुंचती है, जहां कुछ लोग बैठ के पहाड़ी का नजारा देखते हुए आपस बातें हैं, मस्ती और मजे ले रहे थे। वो बुझे हुए मन से उधर की तरफ बढ़ने लगती है। तभी उसकी नजर कुछ दूर अकेले बैठे राघव पे जाती है, जो एकदम आगे की तरफ बैठ के अपने सामने खड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ को देखे जा रहा था। ये वही जगह है जहां राघव हमेशा आया करता है,
जिसका पता किसी को नहीं है और जहां शावी और राघव पहली बार मिले थे। ये देख के श्रुति को तो पहले गुस्सा आता है कि ये सबको परेशान करके यहाँ शांति से बैठा हुआ है। वो भनभनाते हुए उसके पास आती है और उसके पीठ पे उसे मार के उसके पास बैठते हुए कहती है, पागल, बेवकूफ कहीं के, दुष्ट इंसान, तुम यहाँ बैठे हुए हो, शर्म नहीं आती हमें इतना दौड़ने में? इतना तो हम कभी अपने बॉयफ्रेंड के लिए भी नहीं भागे होंगे जितना तुम्हारे लिए हमें भागना पड़ा है। और तुम्हारा फोन कहाँ है? हम कब से तुम्हें कॉल कर रहे हैं, वो कहे जा रही थी। और राघव इस अचानक के मुक्के से हड़बड़ा जाता है और वो जब देखता है तो उसे श्रुति नजर आती है। श्रुति को यहाँ देख के हैरानी भरी नजर से उसको देखते हुए उसकी बातें सुन रहा था। श्रुति का जब गला दर्द करने लगता है तो उसे एहसास होता है कि उसने लगातार कितना बोल दिया है और उसकी आवाज तो अभी अभी ठीक हुई है। ये ख्याल आते ही वो बोलना बंद करके राघव की तरफ देखने लगती है जो उसे ही देख रहा होता है। उसे ऐसे देखता देख वो पहले अपने गले को साफ करती है, फिर धीरे से आराम से बोलती है, क्या हुआ राघव, तुम हमें ऐसे क्यों देख रहे हो? अब कुछ तो बोलो। तो राघव अपने नज़र को उसकी तरफ से हटा के सामने देखने लगता है लेकिन कोई जवाब नहीं देता है। श्रुति राघव के इस हरकत का बुरा नहीं मानती है क्योंकि उसे पता है कि राघव अभी खुद के मन को शांत कर रहा है। वो कुछ सोचते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, तुम कुछ मत कहो, हमारी तो सुनो। वैसे हम काफी थक गए हैं और हमें प्यास भी लग रहा है, तो हम अपने और तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए लाते हैं। और प्लीज, बड़ी मुश्किल से तुम्हें ढूंढा है और तुम कहीं जाना मत यहाँ से। इतना कह के वो वहां से उठती है और चली जाती है। श्रुति के जाने के बाद राघव वहीं पे बैठा होता है और सामने ही देख रहा होता है। तभी फोन की रिंग बजता है तो वो झुंझलाते हुए कहता है, मेरा तो फोन बंद है। फिर कैसे फोन बज सकता है? इतना कह के वो बगल में रखा फोन बिना देखे उठा के कान पे लगा लेता है। तो उधर से किसी लड़की की आवाज आती है, ओ मैडम कहाँ हैं आप? आपके भाई साहब का फोन आया था कि आप उनका फोन नहीं उठा रही हैं, कुछ हुआ है क्या? और तू ठीक तो है न? अब कुछ बोलोगी? मुंह में दही जमा के रखा है क्या? देख दिमाग न खराब कर। तभी उस लड़की के कानों में किसी लड़के की आवाज जाती है जिसे सुन के वो शांत हो जाती है, जो राघव की थी। आप जब सामने वाले को बोलने का मौका देंगी तब न सामने वाला बोलेगा। और आप है कौन मोहतरमा? श्रुति के फोन पे किसी लड़के की आवाज सुन के शावी पहले अपने फोन के डिस्प्ले को देखती है जिसमें श्रुति का ही नाम फ्लैश हो रहा था। फिर वो वापस फोन को कान पे लगा के कहती है, जी आप कौन? तो इधर से राघव कहता है, जी जिसे आपने फोन किया है वहीं बोल रहा हूँ। तो शावी कहती है, ओ मिस्टर देखिए, हमने अपनी दोस्त श्रुति को कॉल किया है, न कि आपको। और आप हैं कौन और श्रुति का फोन आपके पास कर क्या रहा है? राघव उस लड़की यानी शावी की बात सुन के फोन को देखता है तो वो श्रुति का फोन था जिसपे पीपल की चुड़ैल नाम फ्लैश हो रहा था। उस नाम को पढ़ के वो पहचान जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि शावी है, क्योंकि इस नाम को वो श्रुति के मुंह से बहुत बार सुना है। और वो समझ जाता है कि ये श्रुति का फोन है। फिर वापस से ये अपने कान पे लगा के कहता है, सॉरी, वो ये श्रुति का ही फोन है और श्रुति अभी कहीं गई हुई है, वो आती है तो तुमसे बात कर लेगी। ये सुन के उधर से शावी तेज आवाज में कहती है, अच्छा तो आप कौन हैं? उसकी तेज आवाज सुन के राघव एक बार के लिए फोन अपने कान से हटा लेता है, फिर वापस अपने कान पे लगा के कहता है, मैं उसका दोस्त हूँ। तो शावी फिर से उस पे बिफरते हुए कहती है, कौन फ्रेंड? कह तो ऐसे रहे हो कि हमें उसके दोस्तों के बारे में पता ही नहीं है। तुमने उसका फोन चोरी किया है न? सच बोलना। शावी की बकवास सुन के राघव झुंझलाते हुए कहता है, देखिए मैडम, हमने कहा न कि श्रुति आएगी तो आप बात कर लेना। और दूसरी बात, मैं कोई चोर नहीं हूँ, क्योंकि अगर चोर होता तो मुझे इस फोन के मालिक का नाम नहीं पता होता, समझी? ये सुन के शावी अपने माथे पे मारते हुए खुद से कहती है, ओ शावी तू भी न कुछ भी। फिर राघव से कहती है, ओके, तो बस आप अपना शुभ नाम बता दीजिए। तो राघव उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है, आई थिंक आपको श्रुति से बात करनी है न? तो वो आ जाती है तो उससे बात कर लीजिएगा। अपने इतने नम्रता से पूछे हुए सवाल का इतना बेकार सा जवाब पाके शावी पूरे टशन से कहती है, ओ हेलो, हमें भी तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझे? तुम खड़ूस कहीं का, पता नहीं हमने ऐसा क्या पूछ लिया कि इतना खड़ूस सा जवाब दिया। खड़ूस कहीं का, वो बोले जा रही थी। तभी इधर से राघव धीरे से कहता है, राघव अब मैं रखूं? इधर शावी जैसे ही राघव का नाम सुनती है उसकी सारी बोलती अब बंद हो जाती है और वो एकदम शांत
फोन पे से अब किसी की आवाज न सुन के राघव फोन को देखता है। जब उसपे कॉलिंग दिख रहा होता है तो राघव कहता है, हेलो क्या हुआ, तुम ठीक तो हो न? तभी उसके कान में प्यारी सी और धीमी सी आवाज आती है, हाय राघव। इधर राघव अचानक से शावी के बदले आवाज को सुन के कंफ्यूज हो जाता है कि इसे क्या हुआ। तभी उसे फिर से शावी की प्यारी सी आवाज सुनाई देती है, कैसे हो तुम? तो राघव ये सुन के अजीब तरीके से कहता है, आई एम ऑल राइट। एंड श्रुति आती है तो मैं उसे बोल दूंगा। इतना कह के वो फोन को रखने वाला होता है कि उसे फोन के दूसरी तरफ से उसे शावी की हड़बड़ाने की आवाज सुनाई देता है, जो कह रही थी, वेट 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 वेट। फिर कुछ सोचते हुए कहती है, जब तक श्रुति नहीं आ जाती तब तक हम आपस में बात कर सकते हैं, इफ यू डोंट माइंड। इतना कह के वो राघव का जवाब का इंतजार करने लगती है तो राघव कुछ सोचते हुए कहता है, सॉरी आई एम नॉट बीइंग ए रूड बिकॉज आई एम नॉट इन ए गुड मूड, सो आई थिंक इट्स नॉट ए ग्रेट टाइम टू टॉक विथ यू। राघव की बात सुन के शावी अचानक से कहती है, क्या कया हुआ तुम्हें? अगर तुम चाहो तो हमें बता सकते हो कि तुम्हारा मूड अच्छा क्यों नहीं है? तो राघव हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, हम शायद पहली बार बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम इतने क्लोज हैं कि मैं अपनी बातें तुमसे कहूं। राघव की बात सुन के शावी कहती है, आई एग्री विथ यू एंड तुम ऐसा मत सोचना कि हम तुम्हारे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं। हम बस इसलिए पूछ रहे थे कि शायद हमसे बातें कहने पे तुम्हारा दिल हल्का हो जाए, क्योंकि तुमने तो सुना है न कि किसी स्ट्रेंजर को अपनी बात बता दी जाए तो मतलब ये कि HM कभी कभी अपने पर्स बातें अपने सबसे करीब इंसान से भी नहीं कर पाते हैं। वो बातें हम एक किसी अनजान से ईजिली कर सकते हैं और उससे मन भी हल्का हो जाता है। ये हमारा मानना है, शायद तुम्हारा मानना अलग होगा, सो हम तुम्हें फोर्स नहीं कर रहे हैं। तुम चाहो तो कह सकते हो अपने दिल की बात, क्योंकि आई एम ए गुड लिसनर। इतना कह के वो शांत हो जाती है और अपने नाखून को चबाते हुए राघव के जवाब का इंतजार करने लगती है। इधर राघव शावी की बात सुन के कुछ सोचते हुए कहता है, तुम ठीक कह रही हो, इवन मैं खुद इस बात में बिलीव करता हूँ कि कभी कभी जो बातें हम अपनों से भी नहीं कह पाते वो बातें हम किसी अनजान से कह सकते हैं। तो शावी तुरंत बोलती है, फिर बोलो। इतना कह के वो भी अपने फ्लैट के खिड़की के पास आके उसके चौखट पे बैठ जाती है और राघव के कहने का इंतजार करने लगती है। राघव बोलता है, वो एक्चुअली क्या है न कि बस फैमिली इशू है, मतलब ये कि मेरी मॉम जिन्होंने मुझे बचपन में ही छोड़ दिया था, मुझे और मेरे पापा को, वो आज वापस आती हैं और कहती हैं कि मैं तुमसे मिलने आई हूँ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें अब याद आया कि उनका बेटा भी है। इतने सालों बाद ये सच है कि मैं भी उन्हें बहुत मिस करता था हूँ, और आज जब वो सामने आई तो न जाने क्यों मुझे गुस्सा आया। आई थिंक वो गुस्सा भी नहीं था, न नफरत थी। आई एम न्यूट्रल एंड मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं कोई खिलौना हूँ क्या, कि जब उन्हें मेरी याद आई इन सालों बाद तो वो मुझे मिलने आ गई और अब मुझसे उम्मीद कर रही है कि मैं अनसच्चे से बात करूँ। मुझसे नहीं होगा ये सब कहते कहते उसका गला रूंध गया था। वो रूंधे हुए गले से आगे कहता है, पता नहीं मैं क्या क्या बोले के रहा हूँ, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, सॉरी। शावी उसकी बात और उसके जज्बात को समझते हुए बहुत प्यार से उसे समझाते हुए कहती है, राघव तुम खिलौना नहीं हो समझे, तुम एक इंसान हो और जिसके अंदर फीलिंग, इमोशंस जैसी चीजें हैं। उसी वजह से तुम आज भी अपनी मॉम को याद करते हो और उन्हीं इमोशंस की वजह से तुम आज उनसे न ही नफरत करते हो न प्यार। हम समझ रहे हैं तुम्हारी फीलिंग को कि तुम्हारी मॉम तुम्हें छोड़ के गई और अब इतने सालों बाद वापस आ गई, लेकिन हम ये कहेंगे कि अगर वो बदल के आई है तो तुम उन्हें थोड़ा सा समय दे दो। क्या पता वो सच में बदल गई हो और वो तुम्हारे लिए ही वापस आई हो। फिर कुछ पल रुक के आगे कहती है, लेकिन तुम्हें उसका दूसरा पहलू भी लेके चलना होगा, क्योंकि जरूरी तो नहीं है न कि जो इंसान छोड़ के गया है वो इतने सालों में बदल गया होगा और तुम्हें लगता है कि उनके रहने से तुम्हारी लाइफ और तुम्हारे पापा की लाइफ में कोई परेशानी आ रही है, तो हमें नहीं लगता कि उस इंसान को तुम्हें अपने लाइफ में रहने देना चाहिए। हमें पता है कि एक माँ बहुत खास होती है और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता है, लेकिन वो कहते हैं न जरूरी नहीं कि सभी माँ बाप अपने बच्चे को पालने में सक्सेस हो जाते हैं, कुछ फेल भी हो जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनमें से वो माँ बाप गलत हो। शायद कुछ की कोई मजबूरी होती होगी और कुछ। इतना कह के वो शांत हो जाती है। फिर आगे कहती है, तुम एक मैच्योर इंसान हो, तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है,
क्योंकि हम सिर्फ तुम्हें अपने ओपिनियन बता सकते हैं, करना क्या है ये तुम जानते हो, लेकिन हम कहेंगे तुम एक बार उनके बारे में जान के देखो, क्या पता वो आज सच में तुम्हारे लिए आई हो और तुमसे बेहद प्यार करती हो। लेकिन मुझे उन्हें माफ नहीं करना है। राघव ये बोलता है तो शावी उसकी बात को काटते हुए कहती है, हम कहाँ कह रहे हैं कि तुम उन्हें माफ करो, बस एक मौका दो, देखो क्या होता है, जो भी है वो आखिरकार है तो तुम्हारी मोम ना। राघव उसकी सारी बात सुन के मुस्कुरा देता है और उसके चेहरे पे आई ये मुस्कान बता रही थी कि अब उसके दिल को राहत मिल गया हो। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, वैसे तुम काफी अच्छी बातें कर लेती हो और तुम इतना कुछ कैसे जानती हो। तो शावी कहती है, डोंट वरी, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हमने ऐसी बहुत सी चीजें देखी हैं जो हमें पता है कि दुनिया में कौन कैसा होता है, काफी एक्सपीरियंस है हमें। अच्छा तो मैं कैसा हूँ ये बताओ तुम। राघव ये कह के अपने जवाब का इंतजार करने लगता है तो शावी प्यार से कहती है, अब जब तुम मिलोगे तब बता देंगे कि हमें कैसा लगा, अभी नहीं। ये सुन के राघव उदास होने का नाटक करते हुए कहता है, ये चीटिंग है। तो शावी जवाब देते हुए कहती है, ये कोई चीटिंग नहीं है, बस इतना जान लो कि श्रुति के मुंह से हमने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है और बुराई भी, लेकिन हमारी थिंकिंग जो है तुमसे बात करके वो अगर फ्यूचर में हम कभी मिलते हैं तो हम जरूर बताएंगे तुम्हें। तभी उसकी नज़र फोन के स्क्रीन पे जाती है जहां लीगा से कॉल आ रहा होता है। ये देख के वो राघव जो कुछ कहने वाला होता है उसकी बात को काटते हुए कहती है, सॉरी राघव, वो घर से कॉल आ रहा है, हम बाद में बात करते हैं अगर मौका मिला तो। ये सुन के राघव भी हाँ कहता है, फिर उसे बाय बोल देता है और फोन रख देता है। राघव शावी से बात करने के बाद कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। उसके चेहरे को अब देख के लग रहा था कि अब उसके चेहरे पे राहत थी और वो सामने देख के हल्का सा मुस्कुरा देता है। तभी पीछे से श्रुति अपने दोनों हाथ में कोका कोला का 2 कैन लिए हुए उसको बुलाते हुए उसके पास आके चारों तरफ देखते हुए कहती है, राघव यहाँ पे हमारा फोन छूट गया था क्या? वो हमारे हाथ में ही था। इतना कह के वो कैन को नीचे जमीन पे रख के चारों तरफ देखने लगती है। श्रुति की ये हरकत देख के राघव उसके सामने उसका फोन करते हुए कहता है, ये लो तुम्हारा फोन, इस पे तुम्हारी दोस्त शावी का कॉल आया था। ये सुनते ही श्रुति तुरंत अपना फोन लेके शावी को कॉल करने लगती है। तभी उसकी नज़र राघव पे जाता है जो सामने देख के मन ही मन बस मुस्कुरा रहा होता है। राघव को ऐसे खुद में मुस्कुराता देख श्रुति फोन को वापस अपने बैग में रख के अपने बगल में रखा कोका कोला का कैन उठा के राघव की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, क्या बात है, तुम किस बात पे मुस्कुरा रहे हो? तो राघव उसकी तरफ देख के उस कैन को लेके खोलते हुए कहता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। क्यों मुस्कुरा नहीं सकता हूँ क्या मैं? ये सुनते ही श्रुति एक घूंट कोल्ड ड्रिंक का पीते हुए कहती है, ऐसा नहीं है, तुम खुश हो, हम ये जान के ही खुश हैं। फिर सामने देख के कोल्ड ड्रिंक का एक घूंट पी के आगे कहती है, तुम ठीक तो हो? नवोरिया ने बताया कि तभी राघव उसकी बात को काटते हुए कहता है, क्या पार्टनर तुम भी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। हाँ, थोड़ी देर के लिए परेशान हो गया था खुद के इमोशंस से, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तुम्हें इतना देर क्यों हो गया? कहाँ कोल्ड ड्रिंक लेने चली गई थी? इतना कह के वो भी कोल्ड ड्रिंक पीने लगता है। ये सुन ले श्रुति मुंह बनाते हुए कहती है, पूछो मत, पास वाली शॉप बंद थी तो हमें काफी आगे जाना पड़ा और वहां भीड़ किसी तरह 2 कैन कोल्ड ड्रिंक लेके आए। इतना कह के वो उसके सामने अपने कोल्ड ड्रिंक के कैन को उसके सामने कर देती है तो राघव भी अपने कैन को उसके कैन से चीयर्स करते हुए पीने लगते हैं। दोनों थोड़ी देर वहीं बैठ के आपस में इधर उधर की बातें करते हुए कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद श्रुति उठती है तो उसका फोन बजने लगता है तो वो फोन के स्क्रीन पे देखती है तो उसपे अभय का नाम फ्लैश हो रहा होता है। अभय का नाम देखते ही वो झट से फोन उठाती है तो उधर से अभय कहता है, तुम अभी कहाँ हो और क्या कर रही हो? तो श्रुति भी राघव को देखती है जो उसे ही देख रहा होता है। वो उसे देखते हुए ही अचानक से कह देती है, कुछ नहीं, राघव के साथ कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। तो ये सुन के अभय उस पे गुस्सा करते हुए कहता है, मिस सक्सेना, आई थिंक आप भूल रही हैं कि आपका गला खराब है। तो तभी श्रुति कहती है, हमें पता है, एंड डोंट वरी, हमने ज्यादा चिल्ड कोल्ड ड्रिंक नहीं पिया है। तो आप बताइए कि क्या बात है? तो अभय एक गहरी सांस लेके कहता है, तुम राघव के साथ आ जाओ, मेरे ऑफिस पायल का फोन बन गया है और पायल के फोन में जो है वो तुम्हें देखना चाहिए। ये सुन के श्रुति अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके पूछती है, इसका मतलब आपको कुछ मिला है? तो अभय कहता है,
तुम पहले मेरे ऑफिस में आ जाओ, इतना कह के वो फोन को रख देता है। इधर श्रुति राघव को देख के कहती है, सो राघव सिंह ठाकुर, अगर अब आपका मूड ठीक है तो आप एक बार अपने घर पे कॉल कर दीजिए कि आप ठीक हैं, क्योंकि वो सब आपके लिए परेशान हो रहे हैं। फिर अभय सर के ऑफिस चलते हैं, उन्होंने बुलाया है हम दोनों को, तो चले, इतना कह के वो अपने हाथ को उसके सामने कर देती है। श्रुति का हाथ अपने सामने देख के वो भी अपना हाथ उसके हाथ पे रख देता है और श्रुति उसे ऊपर की तरफ खींच के अपनी उठाने लगती है, जिसकी वजह से वो लड़खड़ा जाती है। लेकिन वो गिरती की राघव उसे संभाल लेता है और वो उसके चेहरे में ही एक पल के लिए खो जाता है और उसकी धड़कनें तेज होने लगती है, जिसकी आवाज उसे बखूबी सुनाई दे रही होती है। अपनी तेज बढ़ी धड़कनों पे काबू पाते हुए वो उसके चेहरे से अपनी नजर हटाता है, फिर उसे चलने के लिए कहता है, तो श्रुति आगे और राघव उसके पीछे चलने लगते हैं। कुछ ही देर में दोनों अभय के ऑफिस पहुंच जाते हैं। अभय के केबिन के अंदर आते ही श्रुति बोल पड़ती है, क्या बात है सर, आपको ऐसा क्या मिल गया जो आपने हम दोनों को रात के 8:30 बजे बुलाया है? श्रुति की आवाज सुन के अभय, जो एक हाथ की कोहनी को कुर्सी पे टिका के फिर अपने उंगलियों से अपने चीन को सहलाते हुए कुछ सोचे जा रहा था और राघव श्रुति का ही इंतजार कर रहा था, वो अपनी नजरें उठा के ऊपर देखता है तो श्रुति उसके सामने खड़ी थी और राघव उसके पीछे। जब अभय उसी तरह बैठा होता है और कोई जवाब नहीं देता है तो श्रुति फिर से अपना सवाल दोहराती है, क्या पता चला है आपको सर, जो आप हमें इस वक्त यहाँ बुलाए हैं, सुबह तक का भी इंतजार नहीं किए हैं? श्रुति की बात सुन के अभय एक नज़र पहले श्रुति को देखता है, फिर राघव को देख के पायल के फोन को उनकी तरफ कर देता है, तो श्रुति भी अब सवाल किए बिना ही एक नज़र राघव पे डालती है। फिर अभय पे डालते हुए पायल का फोन उठती है तो राघव भी उसके नजदीक आ जाता है और वो भी पायल के फोन में झांकने लगता है। श्रुति वहीं पे खड़ी होके ही पायल के फोन को देखने लगती है। वो सबसे पहले उसकी गैलरी में जाती है तो वहां पे एक वीडियो होता है, जिसे देख के वो उसे ओपन करती है तो उसमें पायल का MMS था। श्रुति उसे थोड़ा सा ही प्ले करती है, जिसे देख के राघव अपनी आंखें बंद करते हुए मुंह फेर लेता है और श्रुति इस थोड़े से वीडियो को प्ले करके समझ जाती है कि आगे क्या होगा, जिसकी वजह से अब उसकी हिम्मत ही नहीं होती है आगे देखने की, तो वो फोन को वहीं पे बंद कर देती है। उसके आंखों में साफ साफ उस इंसान के लिए भरपूर गुस्सा दिखाई दे रहा था जिसने पायल के साथ ये सब किया, और जिस हाथ में वो फोन पकड़ी थी उस हाथ की पकड़ फोन पे कस जाती है। तभी राघव खुद को संभालते हुए कहता है, ऐसा कोई एक लड़की के साथ कैसे कर सकता है, उसकी भी तो माँ होगी, बहन होगी, फिर क्यों? इतना कह के वो अभय को देखने लगता है तो अभय अब अपनी जगह से खड़ा होके राघव के पास आके उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है, अगर लोग समझ जाए कि एक लड़की किसी और की भी बेटी, बहन या पत्नी होती है तो शायद हमारे देश में औरतों की हालत इतनी खराब नहीं होता। इतना कह के वो उसके कंधे को थपथपा देता है, फिर हाथ हटा के अपने मेज के सहारे खड़े होके हाथों की घड़ी बनाते हुए उन दोनों से कहता है, ये तो कुछ नहीं है, आशीष जिस पे हमें शक था उसने ही ये MMS बनाया है, क्योंकि उसने पायल को धमकी देते वक्त खुद कहा है ये सब, और उसने खुद यानी अभय ने पढ़ा है। तुम जाके देखो मैसेजेस को तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि पायल को आशीष ने कितने घटिया और गंदे गंदे धमकी दिए हैं। सारे सबूत और पायल के फोन से जो भी सबूत उसे मिलते हैं, अभय उसका एक फाइल बना के पेन ड्राइव में इकट्ठा करके श्रुति की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, अब तुम्हें पता है कि इसका क्या करना है। तो श्रुति उस पेन ड्राइव को अभय के हाथ से लेके वहां से जाने लगती है तो अभय कहता है, कोई भी काम करना तो जोश में होश खो के नहीं, तुम अभी जाओगी उसे पकड़ने के लिए तो तुम्हें वो कहीं नहीं मिलेगा, कल सुबह जाना पूरी प्लानिंग के साथ, और इस बार आशीष को तुमसे कोई नहीं बचा पाएगा। इतना सुनते ही श्रुति अभय का जवाब दिए बिना ही वहां से चली जाती है तो राघव भी अभय को एक्सक्यूज मी बोल के वहां से उसके पीछे चला जाता है। इधर श्रुति अभी तक कुछ नहीं बोली थी तो राघव उसे उसके हॉस्टल छोड़ता है। श्रुति जैसे ही कार के बाहर निकलने के लिए होती है कि राघव इसके कलाई को पकड़ता है, जिसकी वजह से वो उसकी तरफ देखती है तो राघव कहता है, देखना कल सब अच्छा होगा पार्टनर। ये सुन के श्रुति बस एक फीकी सी मुस्कान दे के नीचे उतर के हॉस्टल के अंदर चली जाती है और राघव उसके जाने के बाद वो भी अपने घर चला जाता है। राघव का घर। राघव अपने घर आता है तो देखता है कि राशि जी उनके घर में ही थी।
उन्हें देखते ही उसे फिर से गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो खुद पे काबू पाके उन्हें इग्नोर करता हुआ अपने कमरे की तरफ चला जाता है। नीचे हॉल में बैठे राघवेंद्र जी, दाई माँ रिया, राशि सब उसे ऐसे जाता देख रहे थे तो रिया उठ के कहती है, बड़े पापा आप रुकिए, मैं भैया देख के आती हूँ और उनके लिए कुछ खाने के लिए ले जाते हैं। ये सुन के राघवेंद्र जी बस सर को हाँ में हिला देते हैं। ये देख के रिया वहाँ से किचन की तरफ चली जाती है। इधर राशि जी ये सब देख के शर्मिंदा होते हुए राघवेंद्र जी से कहती है, रघु तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? मैं जानती हूँ कि मेरा सामान खो गया है और मैं इस शहर में सिर्फ तुम्हें जानती हूँ, इसलिए बस तुम्हें कॉल किया, लेकिन मैं इस घर में नहीं रह सकती क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से राघव और तुम्हें दिक्कत हो। मुझ पे अपने एहसान के तले मत दबाओ तुम। राशि की बात सुन के राघवेंद्र जी उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, इट्स ओके राशि, हम आप पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। रही बात राघव की तो वो गुस्सा है, तुम्हें पसंद नहीं करता है, लेकिन मैंने और उसकी दाई माँ ने हमेशा उसे अपने से बड़ों का इज्जत करना सिखाया है, तो वो कुछ भी नहीं बोलेगा। रही बात हमारी, तो हमने ये सब इंसानियत के नाते किया है। जैसे ही तुम्हारा पासपोर्ट वीज़ा मिल जाता है तुम यहाँ से चली जाना, तब तक तुम यहाँ आराम से रहो। राघवेंद्र जी के मुंह से ऐसी बात सुन के राशि की आंखें नम हो जाती हैं और वो राघवेंद्र जी के पास आके कहती है, रघु तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते हो और तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई जगह नहीं है अब। राघवेंद्र जी उसकी बात सुन के खामोश रहते हैं तो राशि फिर से कहती है, बोलो रघु मेरी बातों का जवाब दो। तो राघवेंद्र जी अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं, जिसे देख के राशि जी भी खड़ी हो जाती है। तभी राघवेंद्र उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, प्यार तो हम आज भी तुमसे करते हैं और जिंदगी का हिस्सा भी तुम हो, लेकिन आज की राशि यानी तुम नहीं, जिसे हमने वर्षों पहले प्यार किया था हम उससे प्यार करते हैं। हमारी जिंदगी में उस राशि की जगह है। तुम आई हमसे मिलने, राघव से मिलने, हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन तुम्हारे आने से हम दोनों कि जिंदगी पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि हम उस राशि के यादों के साथ अपनी इस दुनिया में खुश हैं। इतना कह के राघवेंद्र जी वहां से चले जाते हैं। राशि बस अपने नम आंखों से उसे जाता हुआ देख रही थी। तभी दाई माँ उनके पास आके कहती है, बहन जी जाइए, आप भी आराम कर लीजिए, काफी रात हो गया है, आपका कमरा वो सामने है। फिर कमरे की तरफ इशारा करके वो वहां से चली जाती है। राशि हॉल में अकेले खड़े होके बस सबको जाता देख रही होती है। इधर रिया एक प्लेट में राघव के लिए खाना लेके आती है, फिर दरवाजे को खोलती है तो उसे राघव कहीं नजर नहीं आता है। राघव को वहां न पाके वो खाने को टेबल पे रखती है, फिर उसे भैया भैया करके आवाज देने लगती है। राघव जो अपने मिनी लाइब्रेरी में कुछ काम कर रहा होता है, रिया की आवाज सुन के वो बाहर आता है तो रिया जिसका पीठ राघव की तरफ था वो अपने पीछे किसी की आहट पाके एक झटके में पीछे देखती है तो वहां पे राघव खड़ा होता है। फिर वो गहरी सांस लेके कहती है, क्या भैया आपने तो हमारी जान ही निकाल दी, कहाँ चले गए थे आप और अभी अचानक से कहाँ से आ गए? रिया को इतना घबराया देख के राघव उसे प्यार से अपने पास लाके उसके गले में हाथ डालते हुए कहता है, कहीं नहीं गया था, मैं यहीं पे तो था और तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? कोई भूत वूत देख लिया है क्या? तो रिया उसके पीठ पे धीरे से मारते हुए कहती है, हाँ आप किसी भूत से कम है क्या? ये सुनते ही दोनों हंस देते हैं। फिर वो राघव का हाथ पकड़ के उसे उसके कमरे में रखे सोफे के एक तरफ लाके बैठाते हुए बोलती हैं, चलिए भैया खाना खा लीजिए। तो राघव भी बैठ के खाने लगता है। खाना खाने के बाद रिया कहती है, भैया आप ठीक तो हैं न? तो राघव उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगता है, जैसे पूछ रहा हो उसे हुआ क्या है। ऑफ कोर्स वो ठीक है। तो रिया उसकी नजरों को पढ़ते हुए कहती है, आई मीन जो भी सुबह हुआ आपकी मॉम। ये शब्द सुनते ही राघव अपने जगह से गुस्से से खड़ा होके कहता है, वो मेरी मॉम नहीं है रिया, तुम ये बात समझ लो, उनसे मेरा रिश्ता जोड़ने की कोई कोशिश मत करना। राघव को ऐसे गुस्से में देख रिया एक पल के लिए घबरा जाती है और इधर राघव को भी एहसास होता है कि उसने रिया पे बेवजह ही गुस्सा किया। उसे क्या पता ये सब। वो फिर उसके पास आके प्यार से उसके सर को सहलाते हुए उसके बगल में बैठते हुए कहता है, सॉरी रिया कि मैं चिल्लाया तुम पे, लेकिन वो मेरी मॉम नहीं है, वो औरत है जिन्होंने हमें बहुत पहले ही छोड़ दिया है और मेरे दिल में ना ही उनके लिए प्यार है और न नफरत, क्योंकि मुझे उनसे कोई मतलब नहीं रखना है, समझ गई? तो रिया बस सर को हाँ में हिला देती है। फिर दोनों आपस में इधर उधर की बातें करने लगते हैं। इन दोनों के बीच की हुई सारी बात राशि जी सुन लेती है, जो राघव से बात करने के लिए उसके कमरे तक आई होती है।
राघव के मुंह से ये सब सुन के वो दरवाजे पे से ही लौट जाती है। अगला दिन सुबह यही कुछ 9 या 10 बजे का वक्त होगा। आज श्रुति पूरी तैयारी के साथ आर्यन के ऑफिस के लिए निकल जाती है, आशीष को इसके लिए की सजा दिलवाने के लिए। राघव का घर। राघव जो कब से किसी के कॉल का इंतजार कर रहा था, तभी उसका फोन बजता है। वो तुरंत एक पल गवाए बिना ही वो फोन उठा लेता है और पूछता है, कुछ पता चला सूरज के बारे में? तो फोन के दूसरी तरफ से किसी आदमी की आवाज आती है, जी सर, सूरज सिंघानिया के बारे में मुझे पता चल गया है और मैंने उसकी तस्वीर आपके जीमेल पे भेज दिया है। ये सुन के राघव उस आदमी का जवाब दिए बिना ही उसका कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और तुरंत अपने लैपटॉप की तरफ देखता है, जो कब से उसके सामने खुला हुआ था। अब उन पर उसकी उंगलियां तेज से चलने लगती हैं। कुछ ही पल में उस आदमी के द्वारा भेजा गए फोटो को लोड करके देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं और उसके मुंह से निकलता है आर्यन। उसे पता था कि आर्यन एक अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन वो ही सूरज होगा। उसे ये सबसे बड़ा झटका लगा था। कहीं न कहीं अभी भी उसे भरोसा नहीं हो रहा था। वो अपने लैपटॉप को बंद करके तुरंत फिर से उसी आदमी को कॉल करता है और उससे पूछता है, तुम श्योर हो कि तुमने जिस इंसान की फोटो भेजी है वही सूरज सिंघानिया है? तो उधर से जवाब आता, मैं 100% श्योर हूँ सर। अब ये सुन के राघव के पैरों तले जमीन खसक जाती है। उसने सोचा ही नहीं था कि वो वही इंसान है जो कितने समय से उनके बीच में ही रह रहा है, जिसे वो कब से ढूंढ रहे थे। फिर वो खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, जब उसका असली नाम सूरज सिंघानिया है तो फिर आर्यन के नाम से क्यों है हो यहाँ पे? इतना सोचते हुए वो उस आदमी को थैंक यू बोल के कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद वो अपने कमरे से बाहर निकलता है, लेकिन दरवाजे पे आके उसके कदम रुक जाते हैं और वो कुछ सोच हुए अंदर आके बुदबुदाते हुए कहता है, अगर मैंने उससे कुछ कहा तो कहीं वो अपने गुस्से में कुछ उल्टा ही न कह दे और कर दे। अब मैं क्या करूँ? वो यही सब सोचता है तो उसके दिमाग में कुछ आता है। फिर वो घर से बाहर निकल जाता है। वो कुछ ही देर में अभय के ऑफिस पहुंच के उससे मिलता है। अभय उसे ऐसे हड़बड़ाया सा आते देख उससे सवाल करता है, अरे वाह, क्या बात है कि आज द ग्रेट मिस्टर राघव सिंह ठाकुर के दर्शन मेरे ऑफिस में, वो भी बिना किसी के बुलाने पे। आज सूरज सही दिशा से निकला है न? तो राघव अभय की बात सुन के चिढ़ जाता है और वो उसे खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए कहता है, अगर बहुत जरूरी काम नहीं होता तो मैं यहाँ पे आता नहीं, समझे आप? इतना खाते हुए वो अंदर आके अभय के सामने बैठ जाता है और उसे घूरने लगता है। राघव को ऐसे शांत देख वो अपनी नजरें उठा के ऊपर देखता है तो राघव उसे ही घूरे जा रहा था तो उल्टा उसे घूरने लगता है, जैसे कह रहा हो कि क्या घूर रहे हो मैं? मुझे तुम्हारे घूरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो राघव भी उसे घूरने लगता है। जैसे वो उसकी बात को समझ गया तभी अभय उसे घूरना छोड़ के राघव से कहता है, सो मिस्टर ठाकुर बताइए, क्या आपको जरूरी काम है? अभय की बात सुन के राघव अभय को घूरना छोड़ के किसी अच्छे बच्चे की तरह बैठ के कहता है, आपको बहुत जरूरी बात बतानी है, जिसे सुन के आपको बहुत बड़ा झटका लगे। वो ये सारी बातें एक सांस में कह देता है तो अभय उसकी तरफ पानी का ग्लास बढ़ा के कहता है, ये लो तुम पहले पानी पियो फिर कुछ बोलो। ये सुन के राघव तुरंत एक ग्लास पूरा पानी पी लेता है। फिर अपने फोन को निकाल के कहता है, मिस्टर मल्होत्रा, मुझे सूरज सिंघानिया का पता चल गया है कि वो कौन है, और आपको जान के हैरानी तो तब होगी जब आप जानेंगे कि ये सूरज सिंघानिया कोई और नहीं बल्कि आर्यन है। इतना कह के वो अपने बात का सबूत रखते हुए फोन में सूरज के फोटो के साथ उसकी डिटेल उसके सामने खोल देता है। इधर अभय ये सब बड़े ही आराम से सुन रहा होता है। अभय इस बात को लेके कोई रिएक्शन ना पाके वो उसे अंबानी ढंग से देखते हुए कहता है, क्या है ये मिस्टर मल्होत्रा, आपको हमने इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बताई कि आर्यन ही सूरज है, हम जिसे ढूंढ रहे हैं आशीष के जरिए, वो कोई और नहीं बल्कि आर्यन ही है। तो आप इतने शांत होके कैसे बैठे हैं? वो बोले जा रहा था तभी अभय उसकी बात को काटते हुए कहता है, मुझे पता है कि आर्यन ही सूरज है। अभय के मुंह से ये सुनते ही राघव गौर से उसे देखने लगता है, जैसे पूछ रहा हो कैसे और आपको कब पता चला। वो कुछ अभय से पूछता कि अभय ही बोल पड़ता है, अब तुम पूछोगे कब और कैसे, तो मैं बता दूं कि मुझे भी आज ही तुम्हारे आने से 10 मिनट पहले पता चला है। इतना कह के वो अपने लैपटॉप का स्क्रीन राघव के तरफ कर देता है। अभय को पता है ये पता चलते ही राघव एक बार लैपटॉप के स्क्रीन को देखता है तो एक बार अभय को
राघव के इस हरकत से अभय झुंझलाते हुए कहता है, मिस्टर ठाकुर तुम मुझे ऐसे मत देखो, भूलो मत कि मैं कौन हूँ। तुम अभी इस फील्ड में उतर रहे हो और मैं इस फील्ड में रह के खेल रहा हूँ। फिर तुम खुद ही सोच लो कि किसे पहले पता होगा, तो अपना ये अजीब सा लुक मुझे देना बंद करो। इतना कह के वो किसी महाराज की तरह पीछे टेक लगा के बैठ के मुस्कुराते हुए राघव को देखने लगता है। अभय को ऐसे बोलते पाके राघव भी कहाँ चुप रहने वाला, वो भी उसे मुंह बनाते हुए कहता है, अरे जाइए जाइए, झूठ बोल रहे हैं आप, मेरे सामने बस ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी भी उसी तरह बैठे हुए कहते हैं, मैं वकील हूँ और मुझे कब कहाँ झूठ बोलना है ये मुझे पता है, और इस वक्त मैं झट नहीं बोल रहा समझे, और ये ओवर को हटाओ। और रही बात स्मार्ट की, तो स्मार्ट तो मैं हूँ, बचपन से तारीफें सुनता आया हूँ। ये सुन के राघव उसे घूरते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, समझ गया मैं। तो अभय अब बात को पलटते हुए कहता है, जब तुम्हें पता चल गया था तो तुम यहाँ क्यों आए, तुमने श्रुति को बताया? राघव अभय की बात का जवाब देते हुए बोलता है, मैंने सोचा था। अभय कहता है, सोचा था, तुमने उसे बताया क्यों नहीं? फिर राघव मुंह बनाते हुए किसी छोटे बच्चे की तरह श्रुति की शिकायत करते हुए कहता है, मैंने सोचा था, फिर क्या ही करूं, मुझे याद आया कि उसके तरीके कैसे हैं, कुछ भी पता चलेगा तो पूछने चली जाएगी किसी झांसी की रानी की तरह कि मैं भी तो देखूं कैसे नहीं बताते हैं हमें। और वो लड़की इतनी बेवकूफ है कि पूछिए मत। आप बताइए, अगर वो पूछने चली भी जाएगी तो क्या वो इंसान उसे बताएगा कि अरे हाँ मैं ही कल्प्रिटी हूँ, आओ मुझे पकड़ो? और सबसे बड़ी बात, जो इंसान दो चेहरे रखता वो इंसान कभी बताएगा कि देखो श्रुति, मैं दो चेहरे रखता हूँ और भी पता नहीं क्या क्या, पूरी पागल है। और उस स्टूपिड को बताने का कोई फायदा नहीं है। वो इतना कह के वो शांत हो जाता है। तो अभय उसकी सारी शिकायतें सुन के बस मुस्कुराए जा रहा था। उसे ऐसे मुस्कुराता देख राघव भी चिढ़ते हुए कहता है, आपको भी तो पता चल गया तो आपने उसे क्यों नहीं बताया? तो अभय 22 देखते हुए कहता है, एक्चुअली यू आर राइट, जो भी तुमने अभी कहा उसे लेके मैं भी एग्री करता हूँ इस बात से। अभय को इतनी आसानी से इस बात को मानता देख वो हैरानी भरे लहजे में कहता है, ओ माय गॉड, हम दोनों किसी बात पे एग्री भी कर सकते हैं, मुझे पता नहीं था। अभय उसकी इस बात का जवाब न देके उससे सवाल करता है, तुमने कुछ सोचा है कि क्या करना है? तो राघव कुछ सोचते हुए कहता है, अभी तक तो नहीं। आपने तो अभय कुछ बोलता कि अभय को ध्यान आता है कि आज श्रुति पक्का उस आशीष को पकड़ने के लिए उसके ऑफिस गई होगी और कहीं आर्यन उर्फ सूरज उसे नुकसान न पहुंचा दे। श्रुति का ध्यान आते ही अभय राघव से कहता है, राघव हमें अभी तुरंत आर्यन, मेरा मतलब सूरज के ऑफिस जाना होगा, क्योंकि आज श्रुति उस आशीष को पकड़ने के लिए गई है। इतना कह के वो उठता है और उसे कॉल करने लगता है, लेकिन वो थी कि फोन ही नहीं उठा रही थी। तो अभय झुंझलाते हुए राघव से कहता है, ये तुम्हारी दोस्त पूरी पागल है क्या? अगर कोई इंसान कॉल कर रहा है तो उसका फोन उठाना चाहिए न, लेकिन ये लड़की कभी मेरा फोन नहीं उठाती है टाइम पे। अभय को इतना परेशान देख के राघव भी परेशान होके कहता है, डोंट वरी, चलिए हम अभी उसके पास चलते हैं। इतना कह के दोनों अभय के केबिन से बाहर आ जाते हैं। इधर श्रुति आर्यन के ऑफिस पहुंचते ही वो आर्यन के पास जाके सीधे उससे आशीष के बारे में पूछती है। तो आर्यन उससे आशीष के बारे में न बता के उससे ही सवाल करता है, क्या हुआ श्रुति, तुम आशीष के बारे में क्यों पूछ रही हो? तो श्रुति उसे अपनी लाल आंखों से देखती है जिसमें गुस्सा, नफरत और खून उतरा हुआ था। वो अपने तेज और ऊंचे आवाज में कहती है, हम यहाँ आपके सवालों का जवाब देने नहीं आए हैं सर, आप अभी हम जो सवाल कर रहे हैं आपसे वो बताइए। आर्यन श्रुति के आंखों और उसके गुस्से को, जो वो खुद में ही बर्दाश्त कर रही थी, देख के समझ जाता है कि कुछ तो हुआ है जो उसे नहीं पता। लेकिन अगर कुछ हुआ है तो श्रुति ने उसे कुछ क्यों नहीं बताया? वो ये सब सोच ही रहा था कि श्रुति फिर से उससे अपने सवाल को दोहराती है। तो आर्यन अपने सोच से बाहर आके न चाहते हुए भी वो उसे अपने केबिन के बाहर आता है, फिर आशीष को बुला देता है। वहां के सभी स्टाफ कंफ्यूज थे कि यहाँ पे हुआ क्या है या कुछ होने वाला है। तभी आशीष आता है तो वो श्रुति को देख के हैरान हो जाता है। वो अनिश्चितता से अपनी नजर आर्यन की तरफ करता है तो आर्यन लाचारी से भरी नजरों से कुछ न पता होने का इशारा करता है। आर्यन को ऐसे देख वो समझ जाता है कि उसे कुछ पता नहीं है। तभी आशीष की नजर श्रुति के नजर से मिलती है, जिसकी नजरों में गुस्सा और नफरत थी, जिसे वो साफ साफ देख पा रहा था।
श्रुति जो अब तक अपने गुस्से पे काबू किए हुए थी वो एक झटके में आशीष के पास आके उसे एक घुसा मार देती है, जिसकी वजह से आशीष लड़खड़ा जाता है और खुद को संभालने लगता है। और श्रुति के इस अचानक से किए गए हरकत से पूरा ऑफिस जो अपनी जगह काम कर रहा था वो अपनी जगह खड़ा होके आपस में फुसफुसाने लगता है और आर्यन की आंखें फैल जाती हैं और उसकी दोनों हाथ की मुट्ठी भीग जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि श्रुति को हुआ क्या है। वो कुछ कहने के लिए अपने कदम आगे बढ़ता कि श्रुति फिर से आशीष का कॉलर पकड़ती है और खींच के सबके सामने उसके गाल पे थप्पड़ मार देती है। आशीष जो कब से ये सब बर्दाश्त किए जा रहा था, श्रुति को सबके सामने ऐसे मरता देख उसके मेल ईगो को ठेस लग जाता है और अब वो उसके हाथ को पकड़ के अपने कॉलर से हटा के झटकते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है न, क्यों मुझे मारे जा रही हो, मेरी गलती क्या है? आशीष की आवाज सुन के श्रुति को जैसे कुछ याद आता है और वो आशीष के आवाज को और उसके चैम्बर पे जिस इंसान ने उस पे अटैक किया था उसके आवाज को पहचानने की कोशिश करने लगती है। तो उसे ध्यान आता है कि इन दोनों की आवाज एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती। ये एहसास होते ही वो गुस्से से उसकी तरफ देख के उसे कॉलर को पकड़ के कहती है, मतलब तुम्हारा सच सबके सामने न आ पाए तो तुमने हमें मारने की कोशिश की। ये सुन के आशीष हैरान हो जाता है और आर्यन भी श्रुति की बात सुन के हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो सवालिया भरी नजरों से आशीष की तरफ देखता है। वो उससे नजरें चुरा रहा होता है। उसे ऐसे नजरें चुराता देख वो समझ जाता है कि श्रुति ने जो कहा वो सब सच है। इधर श्रुति अभी भी आशीष का कॉलर पकड़ ले गुस्से से कहती है, चिंता मत करो, हमें तुम या तुम जैसा कोई भी आदमी तब तक नहीं मार सकता जब तक हम तुम्हें और तुम्हारे उस सो कॉल दोस्त सूरज को जेल नहीं भेजवा देंगे। बहुत शौक है न तुम दोनों को लड़कियों के साथ खेलने का। इतना कह के वो आशीष को फिर से एक घुसा मारती है तो वो इस बार खुद को संभाल नहीं पाता है और नीचे गिर जाता है। इधर पूरा स्टाफ ये पूरा नजरा देख रहा होता है और आर्यन उसके मुंह से फिर से सूरज का नाम सुन के सोच में पड़ जाता है। इधर श्रुति एक पैर के घुटने के बल बैठ के आशीष के बाल को पकड़ के तेज से खींचते हुए पूरे स्टाफ की तरफ एक नज़र दौड़ा के कहती है, आप सब जानना नहीं चाहेंगे कि पायल का असली गुनहगार मोहित नहीं बल्कि कोई और है। ये सुन के सारे स्टाफ में खुसुर फुसुर शुरू हो जाती है। तभी श्रुति की आवाज सुन के सबकी खुसुर फुसुर शांत हो जाता है, जो कह रही होती है, जी हाँ, मोहित बेगुनाह है, उसे फंसाया गया है। पायल का तो असली गुनहगार तो ये आशीष है। इतना कह के वो उसके सर को झटक के उठ जाती है और आर्यन के पास आके कहती है, आर्यन जिसके पैरों से जमीन खिसक गई थी श्रुति के मुंह से सच्चाई जान के, और वो अंदर ही अंदर हैरान था कि उसे कैसे पता ये सब, और अगर उसे सब पता था तो उसने उसे क्यों नहीं बताया, क्योंकि उसे लगता था कि वो उसे सब बताती है। वो ये सब सोच ही रहा था कि श्रुति उसके पास आके उससे कहती है, आप जानना चाहते थे न कि पायल के साथ ये सब किसने किया, तो सुनिए, ये सब पायल के साथ कोई और नहीं बल्कि आपके ऑफिस का ईमानदार मैनेजर आशीष है। इधर आशीष ये सुन के हक्का बक्का रह जाता है। वो खुद को संभाल के खुद को बचाने के लिए वहां से भागने लिए होता है। भागते हुए उससे कुछ सामान गिर जाता है, जिसकी आवाज सुन के श्रुति, आर्यन और सबकी नजर आशीष की तरफ जाती है जो वहां से भाग रहा होता है। उसे ऐसे भगाता देख के श्रुति उसके पीछे भागती कि उधर से पुलिस आ जाती है और बाहर भागते हुए आशीष को पकड़ लेती है। वहां एंड टाइम पे पुलिस को देख के श्रुति उनके पास पहुंच के एक गहरी सांस लेके कहती है, थैंक यू इंस्पेक्टर कि आप सही समय पे आ गए, वरना आज ये तो हमारे हाथ से निकल जाता। तो इंस्पेक्टर कहता है, ये तो मेरा काम है। तभी श्रुति आगे कहती है, सर आप इसे ले जाइए और इस पेन ड्राइव में इसके खिलाफ सारे सबूत हैं। इतना कह के वो पेन ड्राइव निकाल के इंस्पेक्टर के हाथ पे रख देती है तो इंस्पेक्टर कांस्टेबल को आशीष को हथकड़ी लगा देता है और आर्यन उस वक्त इतना लाचार था कि वो न चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता था। इधर आशीष के आंखों में भी अब आग उगल रहा था। वो गुस्से से कहता है, याद रखना श्रुति, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे ज्यादा दिन तक इस जेल में बंद कर पाओगी? नहीं कर पाओगी, और एक बार मैं बाहर आ जाऊंगा तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बस वो इतना ही कह पाता है, तब तक उसे इंस्पेक्टर वहां से लेके जा चुके थे। श्रुति उन्हें बस जाता देख रही थी तो आर्यन उसके पीछे आके उसके कंधे पे हाथ रखता है तो वो पीछे मुड़ के ऊपर नजर को उठा के देखती है तो वहां पे आर्यन होता है। तो आर्यन उससे कहता है,
अब गुस्सा शांत करो तुम अपना और तुम चलो मेरे साथ एक कॉफी पी लो। ये सुन के श्रुति बस हाँ में सर हिलाती है और आर्यन के साथ चलने के लिए होती है कि उसकी नज़र स्टाफ पे जाती है जो उसे ही घूरे जा रहे थे तो उसके कदम वहीं पे ठिठक जाते हैं। श्रुति को एक जगह खड़ा देख वो अपनी नज़र चारों तरफ दौड़ता है तो उसके सारे एम्प्लॉय श्रुति को देख के आपस में कानाफूसी किए जा रहे थे। आर्यन ये सब देख अपने कड़क आवाज में कहता है, यहाँ पे मैं आप सबको पैसे आपके काम करने का देता हूँ न कि किसी को घूरने का। अपने बॉस की कड़क आवाज सुन के सारे स्टाफ अपने अपने काम पे लग जाते हैं। इधर आर्यन श्रुति के साथ कैंटीन एरिया में आ जाता है। आर्यन श्रुति को एक तरफ बैठा के खुद 2 कॉफी के लिए ऑर्डर देता है। तभी उसके फोन पे एक मैसेज आ जाता है। फोन के बीप की आवाज सुन के वो अपने फोन को देखता है तो उस पे आए मैसेज को पढ़ते ही उसके चेहरे पे अब मुस्कान आ जाती है। तब तक उसका कॉफी भी रेडी हो जाता है तो वो लेके श्रुति के पास आता है और उसके सामने कॉफी का कप रख देता है। आर्यन को बैठते देख श्रुति एक नज़र आर्यन को देखती है, फिर अपनी नजरें नीचे करके थैंक यू कह के कॉफी का कप उठा लेती है और उस कप पे बार बार टक टक करके नॉक करने लगती है। श्रुति को कॉफी के कप पे नॉक करता देख और कॉफी ना पीता देख आर्यन देख रहा होता है। वो कॉफी को पीते हुए कहता है, क्या श्रुति तुम कॉफी क्यों नहीं पी रही हो? अब तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, न तो कॉफी पियो वरना ठंडा हो जाएगा। आर्यन की बात सुन के श्रुति अपना सर उठाती है आर्यन को देखने के लिए। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि जब सब ठीक हो चुका है तो उसका मन इतना क्यों घबरा रहा है, वो इतना बेचैन क्यों हो रही है। वो ये सब सोच ही रही थी कि उसके कानों में आर्यन की आवाज सुनाई देती है, क्या हुआ श्रुति? कॉफी ठंडी हो रही है, पियो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम बता सकती हो मुझे। आर्यन की बात सुन के वो उसे अपनी घबराहट और बेचैनी को एक तरफ करके उसका जवाब देते हुए बोलती है, आई एम सॉरी कि आज आपके ऑफिस में इतना हंगामा खड़ा कर दिया हमने। तो आर्यन झट से कहता है, अरे नहीं, तुमने बस अपना काम किया है एंड तुमने सही किया है। तभी ये सुन के श्रुति हल्का सा मुस्कुरा देती है क्योंकि वो अंदर के भाव को अपने चेहरे पे नहीं लाना चाहती थी। तभी आर्यन उससे सवाल करता है, वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि इन सब के पीछे आशीष है? तो श्रुति उसे कोई जवाब देती कि उसक फोन बजता है तो वो आर्यन को एक्सक्यूज मी बोल के उस फोन को उठाती है तो उधर से नर्स की आवाज आता है, आप मिस सक्सेना हैं? तो श्रुति हाँ कहती है तो नर्स कहता है, आप जल्दी से सिटी हॉस्पिटल में आ जाइए क्योंकि मिस्टर मल्होत्रा का एक्सीडेंट हो गया है, तो आप तुरंत यहाँ आ जाइए। अभय का नाम सुन के श्रुति अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और उसके हाथ पैर कांपने लगते डर की वजह से कि कहीं अभय को कुछ हो तो नहीं गया है। न वो फोन रखती है, फिर आर्यन से बिना कुछ बोले वहां से जाने लगती है तो आर्यन उसे रोकते हुए कहता है, क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? तो श्रुति कुछ नहीं बोल पाती है क्योंकि उसके होंठ कांप रहे थे। उसे जैसे सदमा लग गया था। वो बस अपने आंसुओं से भरे आंखों से आर्यन को देखती है और उसका जवाब दिए बिना ही वहां से चली जाती है। उसे ऐसे जाता देख आर्यन के चेहरे पे एक तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है। फिर वो अपने आदमी को कॉल करके कहता है, ग्रेट, तुमने बिल्कुल सही समय पे श्रुति को कॉल किया है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा इनाम दे दूंगा। उस अभय को ऊपर पहुंचने के लिए और श्रुति तक ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए इतना कह के वो फोन रख देता है। फिर फोन को अपने मुट्ठी में कसते हुए कहता है, जाओ देख लो आखिरी बार तुम अपने अभय को, क्योंकि आज के बाद वो तुम्हें कहीं नहीं नजर आने वाला है। रो लो जितना रोना है क्योंकि आज के बाद तुम्हें मैं उसके लिए रोने नहीं दूंगा। इतना कह के वो भी अपने ऑफिस से बाहर चला जाता है। इधर श्रुति सुध बुध खोई हुई सी किसी तरह हॉस्पिटल पहुंचती है और रिसेप्शन एरिया पे जाके पूछती है कि यहाँ पे अभी कोई एक्सीडेंट केस आया है क्या अभय मल्होत्रा के नाम से? क्योंकि अभी अभी हमें इसी हॉस्पिटल से कॉल आया था। वो सिसकते हुए सब कहे जा रही थी। सामने बैठी नर्स उसकी बात सुन के कहती है, सॉरी मैम, एक केस आया है एक्सीडेंट का, लेकिन अभी तक उनके परिवार से बात नहीं हो पाई है। ये सुन के श्रुति नर्स का कोई जवाब देती कि उसे पीछे से कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है जो एक पेशेंट को लेके जा रहे होते हैं। शायद वो अभी अभी ओटी से निकला था। उसका नाम मिस्टर मल्होत्रा। सुन के श्रुति की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो पीछे मुड़ के देखती है तो एक डॉक्टर वहां के नर्स से पूछ रहा था कि इनके परिवार में किसी से बात हुई तो वो ना कहता है। तब तक श्रुति भी वहां पहुंच जाती है और स्ट्रेचर पे लेते पेशेंट को देखती है तो जिसके चेहरे पे पट्टी बंधी हुई थी और गर्दन तक सफेद चादर पड़ा हुआ था।
अभय को ऐसे देख के श्रुति को लगता है कि वो मर गया है। वो तुरंत उसके गाल को छूते हुए कहती है, सर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आपको पता है न कि हम आपके बिना नहीं रह सकते। अभी तक तो हमने आपसे अपने दिल की बात भी नहीं कही है। आप हमें ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते? इतना कह के वो उसके सीने पे सर रख के फूट फूट के रोने लगती है। जो आंसू अब तक उसके आंखों में कैद थे वो अब उसके आंखों से आजाद हो चुके थे। फिर वो अपने सर को उठा के उसे देखते हुए सिसकते हुए कहती है, आप प्लीज अपनी आंखें खोलिए। अब से आज से आप जो भी कहेंगे हम आपकी सारी बात सुनेंगे, आपके खिलाफ भी नहीं जाएंगे और न झगड़ा करेंगे। प्लीज प्लीज हमें ऐसे छोड़ के मत जाइए। हम आपके बिना क्या करेंगे? आप हमारी पूरी दुनिया है। आप हमें ऐसे छोड़ के जा रहे हैं। नहीं प्लीज अभय सर आप उठिए। तभी पीछे से एक जाना पहचाना सा आवाज उसे सुनाई देता है। तो वो पीछे देखती है जहां राघव खड़ा होके उसे पार्टनर कह के बुलाया था और उसके बगल में अभय किसी बर्फ की तरह खड़ा होके एकटक उसे ही देख रहा था और उनके पीछे मिंटू के साथ साथ राघव और अभय के गार्ड खड़े थे। अभय और राघव दोनों के ही सर पे हाथ पे पट्टी बंधी हुई थी। इधर श्रुति रोते हुए ही एक नज़र उस आदमी की तरफ डालती है, फिर अभय की तरफ। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और इधर राघव उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो और रो क्यों रही हो और तुम किस सर की बात कर रही हो? तुम्हारे अभय सर यहाँ हैं। बिल्कुल ठीक है। श्रुति राघव की बात को अनसुना किए हुए एकटक अभय को देख रही होती है। फिर वो अपने आंसू पोंछ के दौड़ के जाके अभय के सीने से लग जाती है, अगल बगल जगह और लोगों की परवाह किए बिना। अचानक से हुए एक वाक्य से वहां पे खड़े सभी लोग अभय श्रुति की तरफ देखने लगते हैं। राघव भी उन्हीं की तरफ देख रहा होता है और वो सब कुछ समझ के भी ना समझने की कोशिश कर रहा था कि नहीं जो उसने अभी अभी देखा वो उसका कोई भ्रम है। तभी उसके कानों के साथ अभय के कानों में श्रुति की सिसकती हुई धीमी सी आवाज सुनाई देती है, जो अभी भी अभय के सीने से लगी हुई थी और कस के चारों तरफ अपने बाहों के घेरे में ली हुई थी कि जैसे वो अभी उससे दूर होगी और वो कहीं गायब हो जाएगा। आप ठीक हैं सर? आपको पता है जब हमने सुना कि आपका एक एक्सीडेंट हो गया है तो हम कितना डर गए थे कि आपको कुछ हो तो नहीं न गया। अभी जब आपके नाम से ही उस आदमी को वहां पे लेटा देखा था, एक पल के लिए हमारी पूरी दुनिया खत्म हो गई। अभय सर हम आपको नहीं खो सकते हैं। अब से आप जो कहेंगे वो हम करेंगे। पता नहीं कब आपसे झगड़ते झगड़ते आपके साथ रहते रहते हमें आपका साथ अच्छा लगने लगा। आई लव यू अभय। आज श्रुति पहली बार अभय को सर न बुला के अभय कही थी। आज उसके दिल में जो भी था अभय के लिए वो एक सांस में सब अभय को खोने के डर की वजह से बोल देती है। उसकी बात सुन के राघव और अभय दोनों ही हैरान हो जाते हैं। राघव श्रुति के मुंह से उसका अभय के लिए कन्फेशन सुन के उसके चेहरे के सारे रंग उड़ जाते हैं और वो बिना किसी भाव के एकटक श्रुति को देख रहा होता है, जो अभी भी लोगों का परवाह किए बिना अभय के सीने से लगी हुई थी। और अभय श्रुति की बात सुन के अंदर ही अंदर हैरान था, लेकिन वो बिना किसी भाव के उसकी बात सुने जा रहा और अब तक कुछ नहीं कहा था। इधर श्रुति अपनी आंखें बंद किए हुए उसके सीने से लगे ही आगे बोलती है, हाँ अभय हम आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। आपके बिना जीना हम सोच भी नहीं सकते हैं। आई लव यू मिस्टर अभय। धनराज मल्होत्रा।